हर कोई कई तरह के दिन अनुभव करता है, कुछ सुखद होते हैं तो कुछ उतने अच्छे नहीं होते। हालांकि ये घटनाएं आज के समाज की विशेषता नहीं थीं, ये उस युग से उत्पन्न हुई थीं जहां न्यायिक निकायों के पास जीवन पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति थी। गलती की कोई जगह नहीं थी। उसने खुद को एक सर्द गलियारे में पाया, उसकी कलाइयां बेड़ियों से बंधी थीं। पहरेदार उसे उसकी मौत की ओर धकेल रहे थे। यह एक अटल प्रक्रिया थी। यह उसका भाग्य था, एक दुखद और अपरिवर्तनीय भाग्य। फांसी का आदेश देने वाला व्यक्ति, जो पास ही खड़ा था लेकिन सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा था, बस अपनी घड़ी देख रहा था। तो यह थी वास्तविकता, वहां मौजूद लोग जो जीवन समाप्त करने में सक्षम थे, बिना किसी सहानुभूति के। घड़ी का डायल सूरज की किरणों में चमक उठा और उस आदमी ने उसे ढक लिया, छिपा लिया, क्योंकि एक जीवन के अंत का महत्वपूर्ण क्षण आ गया था। अपरिहार्य आ चुका था और अब उसका सिर सीधे जल्लाद के ब्लेड के नीचे टिका था। जिस व्यक्ति ने फांसी तक के समय को सावधानीपूर्वक ट्रैक किया था, उसने घोषणा की कि दोषी, पूजनीय सम्राट, बुराई के चंगुल में फंस गया था, विशेष रूप से नशीले पदार्थों के। मौत का सामना कर रहे व्यक्ति ने बोलने का अवसर मांगा, दावा करते हुए कि यह बदनामी थी, असत्य था। उन्हें उसे माफ कर देना चाहिए था, अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए। फिर भी वह व्यक्ति जो उल्टी गिनती कर रहा था, उसने निर्णय को आगे बढ़ाया, यह घोषणा करते हुए कि कानून का उल्लंघन करने पर मृत्युदंड मिलता है। किसी ने कुछ और सोचने की जहमत नहीं उठाई और मुक्ति के कोई अवसर नहीं दिए गए। उनके लिए यह एक तमाशा था, किसी और का अंत, स्वाभाविक रूप से। वे अपनी खुद की अस्तित्व को बचाने के लिए बेताब थे, यह उम्मीद करते हुए कि ऐसा भाग्य उन पर कभी नहीं आएगा। बेड़ी ढीली कर दी गई और ब्लेड ने अपना एकमात्र उद्देश्य पूरा किया। भीड़ मानो किसी उत्सव, जुलूस या संगीत प्रदर्शन में हो, चीखों और जश्न में फूट पड़ी। केवल एक युवती ने इस खोखले उल्लास का विरोध किया। उसके लिए यह मनोरंजन का एक रूप नहीं था, बल्कि भाग्य का एक भयानक प्रहार था जो किसी पर भी आ सकता था। जिस व्यक्ति को उन्होंने अभी अभी फांसी दी थी, वह कोई साधारण व्यक्ति या महत्वहीन इंसान नहीं था। वह एक सम्राट था और वह एक रहस्य छिपाए हुए थी, एक ऐसा रहस्य जिसने उसके समान अंत से मिलने के डर को बढ़ा दिया था, सार्वजनिक फांसी से भी कहीं ज्यादा। यह रहस्य बिना किसी शारीरिक हथियार के उसकी जान ले सकता था। इस प्रकार लड़की ने उस स्थान से जाने का फैसला किया। उसने जो तमाशा देखा था, उसमें उसे कोई संतुष्टि नहीं मिली। यह इस बात के बावजूद था कि उसे पता था कि सभी कानून तोड़ने वालों को प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वह भीड़ से होकर गुजरी, लोग चर्चा कर रहे थे कि हाल ही में फांसी दिए गए व्यक्ति को वास्तव में भाग्यशाली था। इसे सकारात्मक माना गया कि यह काम आर्कड्यूक के आने से पहले हो गया, क्योंकि वह निस्संदेह न केवल अपराधी को दंडित करता, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी। फुसफुसाहट फैल रही थी कि हाल के संघर्ष के दौरान एक निर्णायक कार्रवाई से उसने व्यक्तिगत रूप से राजा कैल्पिन्स का जीवन समाप्त कर दिया था। इससे डर पैदा हो गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति अन्य सम्राटों को बख्श देते थे, कम से कम कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि आर्कड्यूक ने अपनी पूरी समझ खो दी होगी, पूरी तरह से पागल हो गया होगा। हर कोई कह रहा था कि युद्ध समाप्त होने के साथ आर्कड्यूक जल्द ही वापस आ जाएगा। इन शब्दों ने लड़की के हाथ से जड़ी बूटियों की टोकरी छूट गई। तुरंत चौक में मौजूद हर किसी ने उसे देखा।
हर एक व्यक्ति ने, क्योंकि वह उन सभी के लिए जानी पहचानी थी। लोगों ने एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि क्या उनकी आंखों को धोखा हो रहा था, कि क्या यह वास्तव में बगल की गली में रहने वाली प्रसिद्ध वैद्य थी। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा कि उसके कारण अब उसके हाथ में दर्द नहीं होता। उसने जो दवा तैयार की थी उसने उसे ठीक कर दिया था। एक बच्चे को पकड़े हुए एक महिला ने भी इलाज के लिए आभार व्यक्त किया, जिसने उसके बच्चे को बुखार से बचाया था। और जैसे ही वह तेजी से चली गई, उसने सोचा कि उसके कार्य सार्थक थे, भले ही परिणाम सम्राट के समान ही हो। उसने खुद को आश्वस्त किया कि उसे बस दृढ़ रहना होगा, कि सब ठीक हो जाएगा। उसने जो कुछ भी किया, चाहे वह कैसा भी दिखे, वह केवल महामहिम की सहायता के उद्देश्य से था और किसी अन्य कारण से नहीं। उसे विश्वास था कि उसके प्रयासों से उसे लाभ हुआ है और वह समझ गई कि उसे सहायता प्रदान करने के लिए लगन से प्रयास करना चाहिए। अपने आश्रय स्थल पर पहुंचने पर लड़की ने तय किया कि उसकी जांच आगे बढ़नी चाहिए। वह तेजी से अंदर भागी, किसी की नजर में न आने की चाह में, हालांकि एक गहरा डर अब भी उसे जकड़े हुए था। उसका पेशा जोखिम भरा था और इत्तेफाक से उस उपचारिका की सुंदरता मनमोहक थी। उसके अनोखे बाल थे, आंखों में हल्की हरी आभा थी, गोरा रंग और भरे भरे होंठ थे। उसके घर में अजीब सी खामोशी उसे अंदर तक विचलित कर रही थी, खासकर हाल की घटनाओं के बाद। मौत का साया शायद लंबे समय तक उसके विचारों में रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब फांसी देखने चले गए हों, उसे एक सार्वजनिक तमाशा या मनोरंजन समझकर। घर का गहरा सन्नाटा उसे बेचैन और अकेला महसूस करा रहा था। एक अनहोनी की आशंका उसे बिना देर किए घर में घुसने को कह रही थी। अंदर पहुंचकर उसे उम्मीद थी कि वह आराम करेगी और अपनी सुरक्षा को लेकर खुद को तसल्ली दे पाएगी। लेकिन दरवाजे का हैंडल पकड़ने से पहले ही उसका हाथ थम गया, क्योंकि उसे अचानक एक बात समझ आई। डर की एक ताज़ा लहर उस पर छा गई। क्या कोई घुसपैठिया अंदर आ गया था? असंभव, उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि वह मजबूती से बंद था। इससे जाहिर है उसे राहत की लहर मिली। उसने सोचा कि वह बस ज्यादा घबरा रही थी। अब चिंता की कोई बात नहीं थी। खुद को मानसिक रूप से शांत करने के बाद वह मनमोहक उपचारिका अंदर आई। एक बंद दरवाजे का मतलब यह था कि अंदर कोई भी नहीं हो सकता था। वह तर्क सही साबित होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वह गलत थी। एक आकर्षक पुरुष खिड़की के पास बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह उसकी तैयार की हुई कुछ औषधियों का निरीक्षण कर रहा था और उसने उसे महामहिम कहकर संबोधित किया। उसकी उपस्थिति से हैरान होकर उसने उसे कैसेरे कार्ल एर्जेत के रूप में पहचाना। स्वयं आर्कड्यूक ने फिर उसका नाम एलिन एलरॉड पुकारा, एक ऐसा खुलासा जिसने उसे साफ तौर पर चौंका दिया। उसने वहां उसके होने का मकसद पूछा, लेकिन उसका प्रश्न तुरंत बदल गया। उसने सोचा कि वह वापस कब आ पाया। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या उसके लिए उसकी बस यही बात थी? उस युवती ने तुरंत झुककर अभिवादन किया। उसने आगे कहा कि वह उसकी जीत के लिए उसे बधाई भी देना चाहती थी। उसने बताया कि उसका इरादा अपनी बधाई एक बेहतर अवसर पर देने का था। हालांकि आर्कड्यूक ने उसे बीच में ही रोक दिया, यह कहते हुए कि वह उसके कई बुरे कामों से वाकिफ था। जब वह दूर था, एलिन मुस्कुराई, अपना सिर ऊपर उठाकर स्पष्टीकरण मांगने के लिए। मासूम होने का नाटक करते हुए उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने ऐसा कुछ किया ही न हो, लेकिन उसने जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह जानता था कि
उसके दूर रहने के दौरान उपचारिका अवैध दवाइयां बना रही थी। उसने कहा कि वह तो उस खास चीज का नाम भी जानता था, अफीम। लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन वह बोलता रहा और वह उसी पल चुप हो गई जब उसने उसे एक खतरनाक नजर से देखा। कमरे में एक सिहरन सी छा गई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह अच्छी तरह जानती थी कि बहाने जैसे मैं दर्द की दवा बना रही थी नहीं चलेंगे। इस साम्राज्य में किसी भी प्रतिबंधित चीज से जुड़ाव एक जुर्म था। नतीजतन उसके पास उसे वहीं मौत के घाट उतारने का अधिकार था। पहले उसकी जड़ी बूटियों की टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर गई, फिर वह खुद जमीन पर ढह गई। उस व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक सुना। जब एलिन उससे बात कर रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। आने वाली मौत का खौफ उस पर इतना हावी हो गया था कि उसे अपने शब्द कहने में मुश्किल हो रही थी। वह मुश्किल से फुसफुसाकर बोली, केवल यह कहते हुए कि वह उसकी मदद करना चाहती थी। ऐसी सहायता, उसने साफ किया, सैनिकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती थी। लड़की, जो पहले से ही रो रही थी, ने बताया कि वह समझती थी और मानती थी कि अफीम और सभी अन्य नशीले पदार्थ वर्जित थे। फिर भी उसने जोर दिया कि उसका इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। फिर आर्कड्यूक उसकी ओर झुका। उसने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखा और कहा कि वह वास्तव में स्थिति को समझ गया था। वह बदल गया था। उसने लड़की को एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसने फिर कहा कि उसका कभी असल में इरादा उसे डराने का नहीं था। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, उसके चेहरे को थामते हुए, और उससे कहा कि वह बस अभी के लिए उसकी बात सुने। उसने उसका चश्मा उतारा, यह कहते हुए कि इस खास पल में उसे असल में एक आर्कड्यूचेस की जरूरत थी, उसके चश्मे को अपने चेहरे पर लगाने से पहले। उस आदमी ने उससे अपने साथ शादी करने के बारे में पूछा। युवती ने अपने सामने खड़े आकर्षक सज्जन को ध्यान से देखा। उसके प्रस्ताव की सच्चाई पर यकीन न कर पाने के कारण उसके गालों पर गहरा लालिमा छा गई, क्योंकि वह उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। यह पल लगभग एक भ्रम जैसा लग रहा था, जैसे उसने इसे अपने मन में गढ़ा हो या उसके बयान को गलत समझा हो। इसकी अवास्तविकता चौंकाने वाली थी, फिर भी अगर इसे मजाक समझकर खारिज कर दिया जाए। ऐसा विचार असंभव लग रहा था, उसके व्यवहार को देखते हुए, जिसमें ऐसे हास्य की शायद ही कभी झलक मिलती थी। उसकी गंभीरता निर्विवाद थी, लेकिन एक निश्चित बात उसकी समझ से परे थी। एक ऐसा विवरण था जिसे वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी, जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। आदमी ने उसकी तुरंत स्वीकृति की उम्मीद की थी, भले ही आत्मरक्षा के साधन के रूप में ही सही, और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। यह जानते हुए कि उसका प्रस्ताव कितना अवास्तविक लग रहा होगा, एक विशेष छवि क्षण भर के लिए उसके विचारों में कौंध गई। यह एक ऐसी युवती की थी जो तुरंत सहमत हो जाती, जिसकी एकमात्र विनती दया के लिए होती। हालांकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी, लड़की ने मना कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी उससे शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, एक ऐसा विकास जिसने उसे कुछ हद तक चौंका दिया। अपनी प्रतिक्रिया छिपाते हुए भी उसने उसके जवाब पर विचार करने का नाटक किया। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और पूछा कि क्या वह जल्लाद की तलवार चुन रही है, उससे शादी करने और जीवित रहने के बजाय। उसने स्पष्ट किया कि उसका इरादा वैसा नहीं था जैसा उसने समझा था। परिणामस्वरूप आदमी ने उसके इनकार पर सवाल उठाया, यह बताते हुए कि उसके विकल्प या तो सिर काटना थे या किसी घृणित व्यक्ति को बेच दिया जाना। उसने तब सुअर शब्द के उसके उपयोग पर सवाल उठाया।
फिर भी आदमी ने अनुरोध किया कि वह उसे उन विशिष्ट शब्दों को दोहराने के लिए मजबूर न करे। लड़की ने इस बात पर अविश्वास व्यक्त किया कि वह वास्तव में उससे प्यार करेगा, यह सुझाव देते हुए कि उसकी परवाह केवल किसी और कारण से थी, क्योंकि उसकी मां पहले उसकी धाय मां के रूप में सेवा कर चुकी थी। इस घोषणा के बाद युवती शर्मा गई और उसने अपना होंठ काट लिया। अचानक शर्मिंदगी से अभिभूत होकर उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, इसे जोर से व्यक्त करते हुए, कि वह उसे केवल एक बच्चा मानता रहा और इसके अलावा उसे अपना एक बच्चा चाहिए था, एक वारिस। उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं जब उसने अनुचित कृत्यों में शामिल होने की आवश्यकता का उल्लेख किया। एक बच्चा पैदा करने के लिए और वह असमर्थ होगा। वह कभी भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसका बयान अधूरा रह गया क्योंकि आदमी ने उसे बीच में ही टोक दिया, अपना हाथ एक बार फिर उसके गाल पर रखते हुए, और फिर गले लगाने के लिए करीब आया और उसके आश्चर्य के लिए उसके होंठ उसके होठों से मिले। युवती ने उसे दूर नहीं धकेला, इस तथ्य के बावजूद कि उसने वास्तव में इस व्यक्ति के साथ शारीरिक निकटता की इच्छा नहीं की थी। वह कांप भी उठी, उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई। वास्तव में यह सुखद था, चुंबन का कार्य अंततः सुखद साबित हुआ। उसने पीछे हटने से पहले उसके निचले होंठ को धीरे से काटा, उसे सांस लेने की जगह देते हुए। उसके सिर को अपने हाथों में लेते हुए आदमी ने उसके अनुभव के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या वह अब आखिरकार उसकी बातों को स्वीकार करती है। वह अपनी परिचित डरावनी नजर बनाए हुए था। रोथन नामक एक सज्जन टेसेरे के नाइट ने लड़की की खैरियत पूछी, क्योंकि महामहिम ने युवती को जागीर में ले जाने का आदेश दिया था। वह अभी भी अपने होंठ को पकड़े हुए थी, जो पके टमाटर जितना लाल था, अभी भी अविश्वसनीय घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी अजीबोगरीब हालत ने स्वाभाविक रूप से पूछताछ को जन्म दिया। युवती ने नाइट का सामना किया और स्पष्ट किया कि आर्कड्यूक ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। नाइट ने एक साधारण "ओह, मैं समझ गया" के साथ जवाब दिया, और उसे यह अविश्वसनीय लगा कि यह संक्षिप्त वाक्यांश उसकी पूरी प्रतिक्रिया थी, इतना संक्षिप्त जैसे यह परिणाम पूरी तरह से अपेक्षित था। लड़की ने तब उसके आश्चर्य की कमी पर सवाल उठाया। नाइट ने समझाया कि यह स्वतः स्पष्ट था, क्योंकि किसी भी वैकल्पिक परिस्थिति में उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ता। उसने तब उसे कुछ मिठाई दी और जोड़ा कि साम्राज्य हर गुजरते दिन के साथ अफीम के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज कर रहा था। यह एक गंभीर संघर्ष था और महामहिम एक रास्ता तलाश रहे थे, और उसे लड़की को आर्कड्यूचेस के पद पर उठाकर मिल गया था, क्योंकि यह उसकी व्यापक आवश्यकता को पूरा करता था। वास्तव में यह एक प्रभावी उपाय था। उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में उसकी मां ने वास्तव में आर्कड्यूक की धाय मां के रूप में सेवा की थी। इसी संबंध के कारण उसके परिवार को उसके प्रति वफादार माना जाता था। यदि एलीन को अब फांसी दी जाती नशीले पदार्थों से संबंधित किसी अपराध के लिए, तो यह एक बड़ा धब्बा लगाता आदमी की प्रतिष्ठा पर। हालांकि अगर यह शादी का प्रस्ताव पूरी तरह से रणनीतिक लाभ पर आधारित था, कोई भी दूसरी महिला आसानी से उसकी जगह ले सकती थी। एक प्रेमहीन रिश्ता उसके आदर्श से बहुत दूर था। नाइट ने बताया कि परिस्थितियों के बावजूद उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी उसने पूछा कि आखिर वह सबसे पहले अवैध पदार्थों के चक्कर में क्यों पड़ी। उस युवती ने सच बताया, यह कहते हुए कि उसकी एकमात्र इच्छा महामहिम की सेवा करना थी। आखिरकार उन्होंने उसके बचपन से ही उसकी सहायता की थी। संघर्ष के दौरान शक्तिशाली दर्द निवारकों की भारी मांग थी,
लड़की ने हैरानी से प्रतिक्रिया दी। उसने सवाल किया कि उसके पास अफीम होने की बात सामने कैसे आई। नाइट ने टिप्पणी की कि यह अजीब होता अगर उसका अफीम खरीदना किसी की नजर में न आता। उसने तो वास्तव में यह मान लिया था कि वह इसे अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रही थी, या उसे किसी ने गुमराह किया था, या शायद इसकी कोई पूरी तरह से अलग ही वजह थी। फिर भी उसने पुष्टि की कि आर्कड्यूक यह सब उसके भले के लिए कर रहे थे। भले ही यह एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकती थी। उसने अपना चश्मा ठीक किया और कहा कि उसे समय चाहिए, कम से कम सोचने के लिए थोड़ा समय। उसने जोर देकर कहा कि उसका अनुरोध सच्चा था। उसने सुझाव दिया कि नाइट को उसके पिता के बारे में सोचना चाहिए, जो निस्संदेह आर्कड्यूक के लिए काफी मुश्किलें पैदा करेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी। उसने जोर देकर कहा कि किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। वे उसके स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि नाइट का व्यवहार अचानक बदल गया। वह अधिक उदासीन और भयावह हो गया और धमकी भरा। उसके भीतर क्षण भर में एक बदलाव आ गया था। यह बदलाव तुरंत दिखाई नहीं दिया। उसने उसका नाम जोर से पुकारा और नाइट तुरंत अपने सामान्य जीवंत और शांत स्वभाव में लौट आया। फिर उसने कहा कि बाकी सब उससे आखिरकार मिलने के लिए बेताब थे, क्योंकि उस दिन उसके पास आने की खबर सुनकर उन्होंने उससे उनका अभिवादन पहुंचाने का अनुरोध किया था। युवती का मन तुरंत हल्का हो गया और उसने पूछा कि क्या वे सब ठीक थे। उनमें से हर एक को नाम से जानती थी। वह एक एक व्यक्ति के बारे में पूछने लगी। नाइट ने पुष्टि की कि सभी स्वस्थ थे और आगे बताया कि डिएगो ने उन्हें एक मुलायम खरगोश दिया था, एक निशानी के तौर पर। इसी बीच शाम ढलने लगी थी। वह आदमी अपने निजी अध्ययन कक्ष में एक नोटबुक देख रहा था। उसने वैद्य की टिप्पणियां देखीं और मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे से बुदबुदाया कि अब तक सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। अपनी घड़ी पर एक नजर डालते हुए उसने घोषणा की कि वह यह किसी और व्यक्ति के लिए कर रहा था। हालांकि वह कौन था यह स्पष्ट नहीं था। जहां तक युवती और आर्कड्यूक के बीच पहली मुलाकात की बात है, वह काफी सीधी सादी थी। जब वह एक छोटी बच्ची थी, वह रास्ता भटक गई थी, रोते हुए घूम रही थी, अपनी माँ को बेताबी से ढूंढ रही थी। एक अजनबी उसके रास्ते में आया और पूछा कि क्या वह लिली थी, आया की बच्ची। उस आदमी ने, जिसमें एक परिष्कृत कुलीन स्वभाव था, पूछा कि क्या लिली सिर्फ एक छोटा नाम था, या शायद उसका असली नाम। सिसकियों के बीच लड़की ने स्पष्ट किया कि यह उसका पूरा नाम नहीं था। उसकी माँ, जिससे वह अभी अभी अलग हुई थी, उसे उसी नाम से पुकारती थी, सिर्फ नाम लेते ही। उसकी माँ का लड़की और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। उसे कहीं भी न ढूंढ पाने की अपनी अक्षमता से पूरी तरह भयभीत थी। खुद को रोक पाने में असमर्थ, उसने अचानक खुद को आगे धकेल दिया, लगभग सीधे उस आदमी की बाहों में जा गिरी, इतनी तेजी से कि वह एक कदम पीछे हट गया। उसके बगल में खड़े गार्ड दखल देने ही वाले थे, पहले ही हरकत में आ चुके थे, लेकिन आदमी ने अपने हाथ के एक साधारण इशारे से उन्हें रोक दिया। छोटी बच्ची उसकी छाती से लगकर सिसक रही थी, अपनी माँ के लिए अपनी लालसा व्यक्त कर रही थी। उसने उससे विनती की कि वह न जाए, वहीं रहे। उसकी बातें अपनी सादगी में स्पष्ट परेशान करने वाली थीं। आखिरकार वह एक अजनबी व्यक्ति था, फिर भी उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया था, बेकाबू होकर रो रही थी। एलिन ने आगे विस्तार से बताया, यह कहते हुए कि वह एक सुंदर फूल से विचलित हो गई थी।
और अपनी माँ की बात नहीं मानी थी। उस आदमी ने मुस्कुराया और टिप्पणी की कि वह छोटी लड़की वास्तव में भाग्यशाली थी। उसकी माँ भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी और उसे सक्रिय रूप से ढूंढ रही थी। इस खुलासे ने लड़की की परेशानी को कुछ हद तक कम कर दिया कि वह आदमी उसकी माँ से परिचित था और उसकी माँ भी उसे ढूंढ रही थी। एक कोमल मुस्कान के साथ उस आदमी ने लड़की को अपनी बाहों में उठाया और पूछा कि क्या वह उसके साथ चलने के लिए तैयार थी, अपनी माँ को ढूंढने के लिए। वह विशेष क्षण वही था जो उसे अब याद आया। परिपक्व महिला ने सोचा कि आर्कड्यूक के साथ उसकी पहली मुलाकात के दौरान चीजें कैसे हुई थीं। उसने आवेग में खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया था और उस समय महामहिम केवल एक बहुत युवा राजकुमार थे। पीछे मुड़कर देखने पर उसने तय किया कि इसके बजाय सर रोवन को ढूंढना ज्यादा उचित होता। उसने सोचा कि क्या उसकी किस्मत कोई और रास्ता ले सकती थी। साथ ही उसे उस खास दिन अपनी माँ की सलाह याद आ गई। यह सलाह उसने अपनी बेटी को दी थी जब माँ ने अपनी छोटी बेटी को धीरे से चश्मा पहनाया था। एलीन, उसने आग्रह किया, ध्यान से सुनो। उस महिला ने जोर देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए। एलीन एलॉर्ड को कभी भी राजकुमार को शर्मिंदा करने की मनाही थी, क्योंकि उनके वंश का एकमात्र उद्देश्य महामहिम की सेवा करना था। अपनी आखिरी सांस तक उसकी माँ ने आदेश दिया था, इस सच्चाई को कभी मत भूलना। युवती ने अब कबूल किया कि वह सचमुच भूल नहीं पाई थी और इस याद में उसे अपनी आंतरिक उथल-पुथल का समाधान मिल गया। वह फलते फूलते एरेसेथ के आर्कड्यूक का खिताब रखता था और सम्मानित हाई कमांडर के रूप में सेवा करता था। ताज के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा के बीच उसने व्यक्तिगत रूप से अपने इकलौते भाई को सिंहासन पर बिठाया था। वह सच्ची कुलीनता और भव्यता का आर्कड्यूक था, केवल पदनाम से नहीं बल्कि वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति था। उसकी उपस्थिति मात्र से दर्शक चकित रह जाते थे। फिर भी उसने सवाल किया कि एक साधारण लड़की कैसे एक महत्वहीन व्यक्ति कभी उसकी आर्कड्चेस बन सकती है। काश उसकी माँ अभी भी जीवित होती। उसकी माँ निश्चित रूप से इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करती, यहाँ तक कि जीवन साथी बनने का विचार मात्र भी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से अनुचित लगा, मानो यह महामहिम की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा पर एक छाया डाल देगा। उसने अपनी हथेलियां मेज पर दबाईं और अचानक खड़ी हो गई। उसे विश्वास था कि कोई वैकल्पिक रास्ता जरूर होगा। एक तत्काल आवश्यकता ने उसे जकड़ लिया, इस विवाह के लिए सहमति दिए बिना फांसी से बचने का एक तरीका खोजना। फिर भी ऐसा उपाय स्वतंत्र रूप से खोजना बेहद चुनौतीपूर्ण लग रहा था। बाहर शाम पहले ही ढल रही थी, अपने साथ बढ़ती हुई अंधेरी रात ला रही थी और सोचने पर उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। युवती के जाने का फैसला किए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। हालांकि वह अपनी मंजिल को लेकर अनिश्चित थी। पास बैठी कुछ लड़कियों ने भी उसे देखा। वह काफी विशिष्ट रूप से सजी हुई थी, विशेष रूप से एक युवा लड़के के वेश में। नतीजतन उन्होंने यह भी पूछा कि क्या ऐसा आकर्षक युवक उनके साथ कुछ समय बिताना चाहेगा। उसके पिता पूरे 7 दिनों से घर से गायब थे, उसने सोचा। इस प्रकार उसे यकीन था कि वह आसपास कहीं होना चाहिए। और वित्त और सट्टेबाजी के संबंध में उसे याद आया कि उसने सुना था कि आर्कड्यूक राजधानी शहर लौट रहा था और एक विजय मेहराब के निर्माण को भी आधिकारिक मंजूरी मिल गई थी। उसके पिता ने इसे एक चमत्कारी घटना घोषित किया था, अपनी अविश्वसनीय किस्मत का हवाला देते हुए, क्योंकि उसे जैकपॉट जीतने का मौका मिला था। वह आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ, यह कहते हुए कि उसे तुरंत निकलना होगा।
युवती उसके इरादों के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसे कोई अवसर नहीं मिला। वह पहले ही गायब हो चुका था। उसे यकीन था कि वह सीधे आर्कड्यूक के पास गया होगा, और अगर उसने उससे पैसे लिए थे तो उसे बदले में कुछ तो देना ही पड़ा होगा, और वह किसी भी बची हुई राशि को वसूलने के लिए बाध्य थी, और कम से कम उतना चुकाने के लिए। वह महामहिम को बिल्कुल भी और असुविधा नहीं पहुंचा सकती थी। हालांकि लड़की चलते हुए लापरवाही से आगे बढ़ी और अपने पीछे से दो पुरुषों को निकलते हुए नहीं देख पाई, जिन्होंने उसकी टोपी छीन ली, जिससे उसके बाल छिपने से बाहर आ गए। वह उनके इरादों के बारे में पूछने के लिए घूम गई और उनके कार्यों की प्रकृति के बारे में, जबकि पुरुष आपस में बात कर रहे थे, यह टिप्पणी करते हुए कि उन्होंने इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ बहुत पहले ही देख ली थी और अब सच्चाई सामने आ गई थी। यह एक लड़की थी। उन्होंने उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाया, उसकी उदासी और उसकी बेतरतीब फ्रिंज को देखते हुए। यह आश्चर्यजनक था। उन्होंने टिप्पणी की कि उसके साथी ने उसमें एक लड़की को पहचान भी लिया था। वे सीधे उसकी ओर बढ़ने लगे, यह घोषणा करते हुए कि वह एक आकर्षक युवती निश्चित रूप से उन्हीं के लिए वहां आई होगी, उसके शरीर के बारे में अश्लील टिप्पणियां करते हुए। हालांकि शुरू में उसे अनाकर्षक बताया था, लेकिन तभी कोई सामने आया जिसने उसे गिरने से बचाया। उसे पीछे से कंधों से पकड़ लिया। एलीन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और एक आवाज ने यह घोषणा करना शुरू कर दिया कि अब वह उस बदबूदार गंध का स्रोत समझ गया था। युवती ने महसूस किया कि आवाज उसके पीछे से आ रही थी, जिससे वह मुड़कर देखने लगी। वहां एक लाल बालों वाला आदमी खड़ा था, जो एक भयावह, विशाल और खतरनाक आभा बिखेर रहा था, जिसने दावा किया कि बदबू मूर्खों के एक समूह से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, तीनों आदमी डर के मारे जम गए, डरे हुए खरगोशों की तरह, और पीछे हटने लगे। पहले से ही महसूस कर रहे थे कि वे गंभीर खतरे में थे। वह आदमी एक जंगली जानवर की तरह धीमी गुर्राहट निकालने लगा, यह कहते हुए कि वे दुर्भाग्यशाली थे कि उसके चंगुल में आ गए, क्योंकि वह उन लोगों को कोई दया नहीं दिखाता था जो महिलाओं को परेशान करते थे। उस युवा महिला ने, जिसकी उसने अभी अभी रक्षा की थी, अप्रत्याशित रूप से उसका नाम लिया। यह सर डिएगो थे, वही व्यक्ति जिसकी पहले चर्चा हुई थी। उसे देखते ही वह पूरी तरह से जम गया। वह उसे इस जगह देखकर पूरी तरह हैरान था। एलीन भी उतनी ही चकित थी। जैसे ही उसने उसे पहचाना, डर ने उसे जकड़ लिया। यह व्यक्ति भी आर्कड्यूक के शूरवीरों में से एक था। उन लंपट आदमियों ने अवसर का लाभ उठाया, उस बड़े आदमी के विचलित होने का फायदा उठाया। वे दोनों जितनी जल्दी हो सके भाग निकले। डिएगो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया। उसने हैरानी जताई कि वह इतनी खतरनाक जगह पर अकेली क्यों थी। देर रात होने के कारण उसके साथ सचमुच कुछ बुरा हो सकता था। उसने उनके लिए बियर मंगवाई और उसे खुद को संभालने और शांत होने का आग्रह किया। उसने उसे आश्वासन दिया कि उन नीच व्यक्तियों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तब उस युवा महिला ने डिएगो से पूछा कि वह खुद ऐसी जगह पर क्या कर रहा था, यह देखते हुए कि यह कोई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान नहीं था। वहां की महिलाओं, शराब और सामान्य माहौल को देखते हुए वह उसके सवाल पर विचार करता हुआ प्रतीत हुआ। उसने अनाड़ीपन से अपनी ओर इशारा किया, स्पष्ट रूप से उसके सवाल के लिए तैयार नहीं था। वह उत्तेजित हो गया, यह कहते हुए कि अगर मिस एलीन के मन में कोई अनुचित विचार थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह आधिकारिक कर्तव्यों के लिए यहाँ मौजूद था। उसने उनके पीछे खड़ी नर्तकी की ओर इशारा किया,
एक ऐसी महिला जिसका सीना आंशिक रूप से खुला हुआ था, और सवाल किया कि वह ऐसी जगह पर ड्यूटी पर कैसे हो सकता है। डिएगो ने धीरे से बुदबुदाया कि वह जो कुछ भी कहेगा वह अजीब लगेगा। कितनी शर्म की बात है, उसने सोचा। एलीन ने उसकी हाल की बुदबुदाहट के बारे में पूछा। उसने उसकी धीमी आवाज के बावजूद उन्हें सुन लिया था। आदमी ने माफी मांगी, यह समझाते हुए कि यह अनजाने में निकला शब्द था। तब युवा महिला ने कहा कि कुछ और अधिक महत्वपूर्ण था। उसके पास एक सवाल था। उसने पूछा कि क्या उसे उसके पिता मिले थे। उसके पिता पूरे 1 हफ्ते से घर नहीं लौटे थे और उसे शक था कि वह इस इलाके में हो सकते हैं। इसलिए वह जांच करने आई थी। हालांकि डिएगो ने बात बदल दी, यह सुझाव देते हुए कि उसके विचार में युवा महिला को एक पेय की आवश्यकता थी। उसने हॉट चॉकलेट या शहद वाला गर्म दूध सुझाना शुरू किया। तभी युवा महिला समझ गई कि वह जानबूझकर जानकारी छिपा रहा था। एलीन ने मग को, जो पहले से ही उसके सामने रखा था, नजदीक खींचा और उसे कहा कि कोई हंगामा न करे, यह काफी होगा। डिएगो यह बताने ही वाला था कि मग में बियर थी, लेकिन वह बहुत देर कर चुका था। उसने उसे सुना नहीं था और लगभग एक ही घूंट में उसे पी गई। उसने टिप्पणी की कि लेडी एलीन सचमुच परिपक्व हो गई थी। अब तो मादक पेय भी ले रही थी। उसने आवेग में काम किया था और अपना पेय खत्म करने के बाद उसने आदमी का सामना किया, यह कहते हुए कि उसके पास सचमुच उसके लिए एक सवाल था। शराब के अचानक प्रभाव से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने पिता के ठिकाने के बारे में अपना सवाल दोहराया। एलीन ने कहा कि वह निस्संदेह कुछ छिपा रहा था और डिएगो के पास ऐसा करने का कोई कारण होना चाहिए। इसलिए उसने उससे सच्चाई बताने की विनती की। जैसे ही उसने अपने होंठ काटे, अपनी अगली चाल के बारे में अनिश्चित, उसने युवा महिला के पीछे अपनी मुक्ति देखी, आर्कड्यूक, जो अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे प्रकट हो गया था। आर्कड्यूक ने घोषणा की कि डिएगो उसे सूचित नहीं कर सकता। युवा महिला उस आदमी की ओर मुड़ी और उसने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया कि अगर वह नाराज होना चाहती थी तो उसका गुस्सा उस पर होना चाहिए, न कि शूरवीर पर। उसने तुरंत ताजे बिस्कुट परोसने की व्यवस्था की, उसे चाय न दे पाने के लिए माफी मांगते हुए। उस विशेष क्षण में वह पहले से ही शर्माई हुई थी। उसने प्रकट होने के लिए बिल्कुल गलत समय चुना था, जब वह अपनी सबसे अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी। उसने उसका सामना किया था। कुछ नशे में उसके बाल बिखरे हुए और हर जगह निकले हुए थे। युवा महिला ने निष्कर्ष निकाला कि वह उसे दयनीय समझता होगा। उसकी आंखों में देखना भी मुश्किल था। अचानक शर्मिंदगी की एक लहर उस पर छा गई। उसने फिर से वह डरावनी अभिव्यक्ति अपना ली। युवा महिला ने तुरंत महामहिम से बात की, कुछ स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए। उसने अभी बोलना शुरू ही किया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वह झिझक गई। अचानक उसे क्या हो गया था? हालांकि वह भाव उसके चेहरे से तेजी से गायब हो गया और उसने तुरंत एक मुस्कान के साथ उस अशुभ माहौल को भंग कर दिया, यह देखकर कि वह खाने से ज्यादा बातें कर रही थी। उसने एक बिस्कुट के लिए हाथ बढ़ाया, एक लिया और धीरे से उसके मुंह में रख दिया। उसे खाने का निर्देश दिया। एलीन चबाने लगी, उसके अचानक बदले हुए व्यवहार पर विचार करते हुए। उसके हालिया खतरनाक हावभाव की याद से उसे कुकी दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसकी तीखी, भेदने वाली नजर असहज रूप से इतनी तेज लग रही थी, मानो वह उसके आर पार देख सकती हो। उसने उसके मुंह से टुकड़े साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया,
लेकिन वह झट से वास्तविकता में लौट आई। उसने जिद की कि वह खुद संभाल लेगी, जिससे आर्कड्यूक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि उसे इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है, और उसे आश्वासन दिया कि वह उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह चाहता था कि वह पूरी तरह से सहज महसूस करे, हालांकि उसे वास्तव में उसके शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की चिंता नहीं थी। यह उसकी अजीब अभिव्यक्ति और बेचैन कर देने वाले कार्य थे जिन्होंने उसे भ्रमित कर दिया था। उसे और भी चकित करने के लिए उसने फिर कहा कि वह उस पर ज्यादा से ज्यादा जो थोपेगा, वह एक चुंबन होगा। इस घोषणा ने उसे स्तब्ध कर दिया, और उसने अचानक अपने हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। तभी उसे उसकी शादी करने की मंशा याद आई। वह पीछे हट गई, अपनी नजरें झुका लीं, और पूछा कि क्या वह सचमुच शादी करने की योजना बना रहा है। उसके जैसी किसी व्यक्ति से नहीं, खासकर उससे। उसने अपनी हैरानी व्यक्त की कि वह इतनी संशय में क्यों है, यहाँ तक कि अपनी ईमानदारी साबित करने की पेशकश भी की। हालांकि उसने पलटवार किया, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी तैनाती से पहले उसका रवैया अलग था। उसने स्वीकार किया कि वास्तव में बहुत कुछ बदल गया था। फिर भी उसने सवाल किया कि सबसे गहरा बदलाव उसी में क्यों आया था। उसने जवाब दिया कि 7 साल ऐसे बदलाव के लिए पर्याप्त समय था। इस खुलासे ने लड़की को चकित कर दिया। उसने यह भी बताया कि संघर्ष तो केवल 3 साल तक ही चला था, 7 नहीं। उसने कोई मौखिक जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें उस पर टिका दीं। उसकी घूरती हुई नजर इतनी तीव्र थी कि उसने अंततः अपनी आंखें फेर लीं, शर्माते हुए, और पलटकर कहा कि उसकी नजरें बेमानी हैं। उसने फिर पूछा कि क्या शादी का कोई विकल्प मौजूद है, या कम से कम। उसे अपना जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए। वह इस तथ्य से अनजान लग रहा था कि उसने जो मॉर्फिन तैयार की थी वह केवल एक दर्द निवारक से कहीं ज्यादा थी। उसके अनुप्रयोग कहीं ज्यादा व्यापक थे। असली सवाल हालांकि यह था कि क्या वह आदमी ध्यान भी दे रहा था, क्योंकि जवाब देने के बजाय उसने अपना माथा उसके माथे से सटा दिया, बातचीत को पूरी तरह से पटरी से उतारते हुए। फिर उसने पूछा कि क्या उसे उनका चुंबन पसंद नहीं आया था। आप उस भावना को समझते हैं। जब आप कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, शायद कुछ ऐसा जो पूरी सैन्य शक्ति को बचा सकता है। और तभी बातचीत अचानक पूरी तरह से असंबंधित विषय पर भटक जाए। आपको पूरी तरह से हक्का बक्का छोड़कर, और बात को और बिगाड़ने के लिए यह आर्कड्यूक खुद था। पूछ रहा था, एक ऐसा आदमी जिसकी सुंदरता सचमुच मनमोहक थी, क्या उसे सचमुच यह अप्रिय लगा होगा? खासकर यह देखते हुए कि वह उसका गुप्त प्रेम था, वह आदमी जिसके बारे में उसने अनगिनत सालों से कल्पना की थी। उसने अपने होंठ उसके होठों से लगाने की लालसा की थी। अपने जीवन में कम से कम एक बार यह उसके सबसे प्यारे सपनों में एक बार बार आने वाला दृश्य था। फिर भी वह खुद को सच्चाई कबूल करने में असमर्थ पाई कि उसे वास्तव में यह पसंद आया था, कि उसने सालों से उसके लिए भावनाएं पाल रखी थीं। वास्तव में उसने जो भी कदम उठाया था, उस दवा का विकास, शादी के प्रति उसका प्रतिरोध, इन सब का महत्व था। यह सार्थक था क्योंकि इसमें से कुछ भी मनमाना नहीं था। उसने पूरी तरह से स्नेह के कारण काम किया था। वह उसे पूरे दिल से प्यार करती थी, और वह सेवा करना चाहती थी। हालांकि एक स्वीकारोक्ति केवल एक बाधा साबित होगी। उसे ऐसी घोषणा की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह कुलीनता में पैदा हुई होती
या शायद ज्यादा धनी, ज्यादा सुंदर होती। तो शायद वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती, लेकिन वह केवल एक आम नागरिक थी, इसलिए। गहरे विचार के बाद लड़की ने जोर देकर कहा कि चुंबन उसे जरा भी पसंद नहीं आया था। यह अप्रिय था। उस आदमी ने फिर अपना हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा और धीरे से उसका सिर ऊपर उठाया, उसे याद दिलाते हुए उसकी पिछली चेतावनी की झूठ बोलते समय अपनी आंखें बंद न करे। आइलीन ने उसे पीछे धकेला, यह दावा करते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, यह बस उसका पहला चुंबन था। यही उसकी शर्मिंदगी और अनभिज्ञता का कारण था। इससे उसे केवल हंसी आई, क्योंकि वह उसे इतनी अच्छी तरह जानता था कि उसे यकीन था कि वह सच नहीं बोल रही थी। मजाकिया अंदाज में उसने उस आदमी ने घोषणा की कि अगर वह इसकी आदी नहीं थी तो वे तब तक जारी रखेंगे जब तक वह आदी न हो जाए। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया और उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिए। उसने इसे पूरी तरह से मना कर दिया, लगभग चिल्लाते हुए कहा कि उसने अभी अभी कुकीज खाई हैं और पहले बियर पी रखी थी, इसलिए उसने जोर देकर कहा कि वह उसे बिल्कुल भी चूमने की कोशिश न करे। उसने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके हाथ पहले ही उसकी ओर बढ़ रहे थे। जब उसने विरोध किया तो उसने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और फिर उसकी गर्दन पर चुंबन लिया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, फिर भी वह नहीं रुका। युवती ने धीरे से उसे रुकने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, यह बताते हुए कि उसे पहले से ही काफी अजीब महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि वह ऐसे व्यक्ति को कैसे दूर धकेल सकती है, एक तो वह काफी भारी था और तो और किसी प्रियजन के दुलार इतने सुखद होते हैं कि तर्कसंगत सोच को जगह नहीं देते। जैसे ही उसका हाथ एलीन की कमर के पास पहुंचा, वह चीख पड़ी और उसे रुकने का आदेश दिया और कोई भी अनुचित हरकत न करे। फिर उसने धीरे से उसकी छाती पर धक्का दिया, उसे हटाने की कोशिश में। उस आदमी ने फिर उसके हाथ को अपने हाथ से ढक लिया। सीजेर ने घोषणा की कि वह अगली सुबह युवती को महल में आमंत्रित करेगा। आगे बढ़ने से पहले उसने उस सुंदर युवती के हाथ को धीरे से चूमा, फिर स्पष्ट किया, जीत का एक जश्न मनाया जाएगा और वह उसकी उपस्थिति चाहता था। उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए, जैसा कि उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। उसने अपनी सच्ची इच्छा व्यक्त की कि वह आए, यह कहते हुए कि वह बाद में उसके आने का इंतजार करेगा। डिएगो युवती को उसके घर तक वापस ले गया और जैसे ही उसने गाड़ी को दूर जाते देखा, उसने इस बात पर बुड़बुड़ाया कि उनकी मुलाकात सभी जगहों में से इसी खास जगह पर क्यों हुई। यह काम रोथम को मिलना चाहिए था, उसे नहीं। आखिरकार वह एलीन को काफी समय से जानता था और उसे ऐसे अनुचित माहौल में अचानक मिल जाना, यह काफी असहज महसूस हुआ। फिर भी उसने इस विचार पर अधिक देर तक न रुकने का फैसला किया। आर्कड्यूक के पास लौटने पर डिएगो ने उन्हें सूचित करने की योजना बनाई कि लेडी एलीन सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गई थी, एक तथ्य जिसकी उसने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की थी। वह अपना बयान पूरा नहीं कर पाया क्योंकि नीचे से आती एक आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसका नाम चिल्लाते हुए और सहायता के लिए गिड़गिड़ाते हुए। यह एलीन का पिता लग रहा था, वही व्यक्ति जिसे वह इतनी बेसब्री से ढूंढ रही थी। वह डिएगो के पैर से चिपका हुआ था, दया की भीख मांग रहा था। उसने टिप्पणी की कि उसकी प्यारी एलीन शायद अपने पिता को ढूंढ रही होगी। अभी भी सर डिएगो का पैर पकड़े हुए उसने पूछा कि उसे क्यों रखा गया था, सबसे पहले ऐसे भयानक स्थान पर क्यों कैद किया गया था
और आसपास के भयानक माहौल को देखते हुए इसकी सीमाओं के भीतर कई जानें जा चुकी थीं। हालांकि नाइट के पास स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा आर्कड्यूक जो वहीं मौजूद था, उसने उससे बात की। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी जब उसने अपने चेहरे से खून पोंछा। उसने डिएगो को बताया कि उसे एलीन के लिए फिर कभी बियर नहीं परोसनी है। उस आदमी का लहजा सुनकर गोरे बालों वाला व्यक्ति वास्तव में डर से जकड़ गया था, और उसकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह काफी हद तक उचित भी था। सीजेर ने डिएगो को निर्देश दिया कि वह उससे सभी मादक पेय छिपा दे, ऐसी कोई भी चीज जो उसे मिल सकती है। नाइट ने सिर हिलाया, उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। फिर वह आदमी बैरन की ओर झुका और उसके बाल पकड़कर उसका सिर पास खींचा, यह पूछते हुए कि क्या उसके पास बेचने के लिए और कुछ है। डिएगो बस देखता रहा जब बैरन अपनी आजादी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, यह कसम खाते हुए कि उसने कभी एलीन को बेचने का इरादा नहीं किया था। हालांकि आर्कड्यूक ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने यहाँ तक टिप्पणी की कि उन्होंने अभी तक वास्तव में शुरू भी नहीं किया था, और बैरन पहले ही भयभीत हो चुका था। डिएगो ने देखा कि उसका स्वामी वास्तव में भयानक दृश्य के बावजूद बहुत खुश लग रहा था। उसके भीतर एक निश्चित परिवर्तन आ गया था। 6 महीने पहले की यादें ताज़ा हो गईं, जब उन्होंने सफलतापूर्वक काल्पिन के राज्य को अधीन कर लिया था। उसके सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से हार मान ली थी। सम्राट ने घोषणा की थी कि काल्पिन का राज्य अब औपचारिक रूप से विजी साम्राज्य का एक अधीनस्थ क्षेत्र था। सर रोथेन और डिएगो भी मौजूद थे, और उसी क्षण आर्कड्यूक ने अचानक कहा कि 7 साल पहले ही बीत चुके थे। उस आदमी ने फिर मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान में एक असहज करने वाली बात थी, एक अशुभ भयावह आभा जो उसके अस्तित्व से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। सीजेर को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसके सामने दंडवत पड़े सम्राट की आंखें अनिश्चितता से इधर-उधर डोल रही थीं। आर्कड्यूक ने गहरा खौफ भर दिया था, और यह जायज भी था, क्योंकि वह सिर्फ राज्य पर ही कब्जा नहीं करना चाहता था, बल्कि राजा का अस्तित्व ही मिटाना चाहता था। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन पर दबी, वृद्ध शासक ने स्वाभाविक रूप से दया की गुहार लगाई। उसने अपनी पुरानी अधीनता याद दिलाई, यह स्वीकार करते हुए कि उसका राज्य एक करद राज्य बन चुका था। फिर भी उसकी गुहारें व्यर्थ थीं। उसके तुरंत बाद उसका सिर काट दिया गया। सीजर अडिग रहा, उसने किसी भी गुहार पर ध्यान नहीं दिया। उनके प्रस्थान के दौरान सर रोथिन ने टिप्पणी की कि अगर आर्कड्यूक ने राजा को बख्श दिया होता तो वह शायद किसी काम आ सकता था। उसके जीवन को इतनी अचानक समाप्त करने के पीछे कोई गहरा मकसद जरूर रहा होगा। हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एलीन से शादी करने के अपने इरादे की घोषणा करके दोनों पुरुषों को चौंका दिया। उनके लौटते ही रोथिन ने पूछा कि क्या ऐसी संभावना लेडी एलीन के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगी। आर्कड्यूक ने हालांकि जवाब दिया कि इसका प्रभाव महत्वहीन था, यह कहते हुए कि यह परिणाम बेहतर था। उसके सिर के गिलोटिन से कटने से। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे एक सवाल उछाला गया। उस पर ऐसा भाग्य थोपने की हिम्मत कौन करेगा? आर्कड्यूक ने उसका भी जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि उसके दिमाग में कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण बात चल रही थी, ऊपर उड़ते पक्षियों को देखते हुए। उसने धीरे से जोड़ा कि वह ऐसी घटना को दोबारा नहीं होने देगा। इससे उसकी वर्तमान क्रूरता समझ में आती थी, या ज्यादा सटीक रूप से वह अपने व्यवहार को समझ रहा था, जबकि दूसरे बस इस बदलाव को देख रहे थे। अगले दिन
एलिन नगर चौक में जनता के साथ विजय जुलूस देखने के लिए शामिल हो गई। भीड़ इतनी विशाल थी कि स्वतंत्र रूप से चलना लगभग असंभव था। अपनी कम ऊंचाई के कारण उसे रास्ता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो दूर से उसकी दृष्टि को बाधित कर देता। उसे एक अच्छी जगह मिल गई जहां से सब कुछ साफ दिख रहा था, और अब एक साफ नजारे के साथ उसने आर्कड्यूक के आगे मार्च करते हुए शूरवीरों की पंक्तियों को देखा, योद्धाओं और कई अन्य लोगों के साथ। एक तरफ संगीतकार जश्न के धुन बजा रहे थे, भीड़ एक साथ गा रही थी, जोर जोर से जयकार कर रही थी। वह युवती भी इस नजारे से मंत्रमुग्ध थी। आर्कड्यूक और वापस आए सभी जीवित योद्धाओं का वास्तव में जश्न मना रही थी। सबसे जोशीली जयकारें स्वयं आर्कड्यूक के लिए फूट पड़ी। जैसे ही वह इकट्ठी हुई भीड़ के बीच से गुजरा, लोगों ने उस पर फूल बरसाए, बधाई दी और उसका नाम पुकार रहे थे। सीजर वास्तव में प्रभावशाली लग रहा था, शानदार वस्त्रों में लिपटा हुआ और अनगिनत कीमती आभूषणों से सजा हुआ था। वह व्यक्ति शक्ति और अधिकार दोनों का प्रतीक लग रहा था। फिर भी इकट्ठे हुए हजारों लोगों के बीच उसकी आंखें केवल एलिन को ही ढूंढ रही थीं और उसे ही मिली। उसके लिए वह सभी दूसरों से अलग थी। वह भी उसी तरह उसे निहार रही थी, उसकी भव्यता पर मुग्ध थी। उसी समय सीजर एक फूल लेने के लिए झुका, एक छोटी लड़की के बढ़े हुए हाथ से जिसने उसे वह दिया था। वह विशेष बच्चा, जिसके पास केवल एक ही फूल था, दूसरों द्वारा ले जाए जा रहे विशाल गुलदस्तों के विपरीत, निस्संदेह उस स्मृति को हमेशा के लिए संजो कर रखेगा। और उस सटीक क्षण में वह और भी मनमोहक लग रहा था, मानो वह वही व्यक्ति न हो जिसने पूरे संघर्ष के दौरान सैकड़ों लोगों की जान बेरहमी से ले ली थी। इस बीच एलिन जाने ही वाली थी जब वह मुड़ी, ठीक उसी समय चीखें निकलने लगीं, यह घोषणा करते हुए कि आर्कड्यूक सीजर आ रहा था। इस हलचल ने उसे तुरंत रोक दिया। वह इस तरफ आ रहा है, लोगों ने चिल्लाया, सभी से रास्ता साफ करने और एक तरफ हटने का आग्रह करते हुए। ऐसा लग रहा था मानो वह ठीक उसके पीछे था, और जिस पल वह स्थिति का पता लगाने के लिए घूमी, वह पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। उस आदमी ने उसकी ओर एक फूल बढ़ाया, यह कहते हुए कि उसे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह इशारा पूरी तरह से उसके लिए था। और इस तरह वे वहीं खड़े रहे, विशाल भीड़ के बीच, जो पूर्ण विस्मय के साथ फुसफुसाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य स्वयं पीछे से महामहिम को प्रकाशित कर रहा हो, जिससे वह अपने सामान्य व्यवहार से भी अधिक असाधारण लग रहा था। यह पता चला कि शूरवीर जनता के भीतर छिपे हुए थे, जानबूझकर एक रास्ता बना रहे थे। शुरुआत में भीड़ ने उस पर चर्चा की, फिर अपनी बातचीत उसकी ओर मोड़ दी। उसने हर बात सुन ली। लोग फुसफुसा रहे थे, उसकी पहचान के बारे में पूछ रहे थे, वह महिला जिसे उससे एक लिली स्वीकार करने के योग्य माना गया था। उसी समय जुलूस को एक और कुलीन महिला देख रही थी, जो मुख्य मार्ग से काफी ऊपर स्थित थी। एक भव्य सुनहरे बालों वाली महिला महल की बालकनी से देख रही थी। वह ध्यान से देख रही थी जैसे ही आर्कड्यूक एलिन के पास पहुंचा, जिसकी इस उभरती कहानी में भूमिका अभी तक सामने नहीं आई थी। इस बीच आर्कड्यूक के उस युवती के पास पहुंचने के बाद भी एलिन को अभी भी बॉल के लिए तैयार होना था। उसकी दासी कक्ष में तेजी से घूम रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करे। एलिन को बेदाग दिखना था। जहां तक एलिन की बात थी, वह अपने पैर मोड़कर बैठी थी और कोई तैयारी नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वह इसमें शामिल होना चाहती थी।
या किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। दासी ने पूछा कि क्या कम से कम युवा महिला अपने बालों को संवारना चाहेगी। आखिर लोग गाउन के तुरंत बाद केशविन्यास पर ध्यान देते थे। हालांकि लड़की चुप रही। वह उस आदमी की हरकतों पर विचार करने में पूरी तरह से लीन थी, और विशेष रूप से ऐसा करने के उसके कारण, यह देखते हुए कि इससे कितना ध्यान आकर्षित होगा। उस युवती को अपनी मां की याद आई, जिन्होंने एक बार अपनी खुशी व्यक्त की थी आर्कड्यूक की गवर्नेंस के रूप में सेवा करने और उनका समर्थन करने पर, और जिन्होंने अपनी बेटी से भी आग्रह किया था कि वह उस आदमी की हर संभव तरीके से मदद करे। एलीन ने अपनी मां के हर शब्द को आत्मसात कर लिया था, उनकी सलाह को स्पंज की तरह सोख लिया था। उस खास दिन उसकी मां ने उसे हमेशा चश्मा पहनने की सलाह दी थी ताकि वह छिपा सके, जैसा कि उन्होंने कहा था। अपनी बेटी की अनाकर्षक आंखें। तभी एलीन ने एक फैसला लिया। उसने दासी को बताया कि उसे किसी भी तरह के गहने नहीं चाहिए। दासी लगभग पीछे हट गई। कोई गहने नहीं, इसके बजाय असामान्य रूप से गंभीर दिखते हुए लड़की ने केवल उस महिला से अपना गाउन पहनने में मदद करने का अनुरोध किया। महल की दीवारों के भीतर महिलाएं उस महिला के बारे में फुसफुसा रही थीं जिसके पास आर्कड्यूक गया था। शहर के चौक में फुसफुसाहट फैल रही थी कि वह नई आर्कडचेस बनने वाली है, और वह बेहद खूबसूरत और कुलीन परिवार से थी। एलीन, जो अभी अभी पहुंची थी, उसने ये बातें सुनी और भी निराश हो गई। वह न तो खुद को खूबसूरत मानती थी और न ही किसी कुलीन वंश से आती थी। उसने तो यह भी सवाल किया कि क्या उसकी उपस्थिति उचित थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह खुद को निष्पक्ष रूप से नहीं देख सकती थी, क्योंकि बिना किसी आभूषण के भी, केवल एक साधारण बॉल गाउन पहने हुए भी, वह लुभावनी लग रही थी। फिर भी वह उपस्थित हुई, खुद को मजबूर करके वहां रहने के लिए। एक ही कारण से आर्कड्यूक ने खुद उसे निमंत्रण दिया था। वह उसके प्रति गहरा सम्मान और स्नेह रखती थी और उपस्थित होना अपना कर्तव्य समझती थी। उसका इरादा उसे अभिवादन करना और फिर चले जाना था, लेकिन अपने विचारों में लीन होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया कि कब वह एक और कुलीन महिला से टकरा गई। जैसे ही उसे टक्कर का एहसास हुआ, वह तुरंत अपनी गलती के लिए माफी मांगने दौड़ी। यह वही महिला थी जिसने पहले चौक से जुलूस देखा था। वह मुस्कुराई और पूछा कि क्या उसके सामने खड़ी युवती वास्तव में लेडी एलरोंड हो सकती है। लड़की उसे पहचानती हुई लगी। आखिर अखबारों ने महामहिम की सगाई की खबर दी थी, ड्यूक पार्बेलिनी की बेटी से। उसने और औषध विक्रेता ने एक और कहानी के बारे में भी बात की थी कि वह महिला कभी किसी और से सगाई कर चुकी थी। अधिक सटीक रूप से गपशप यह बताती थी कि यह शानदार महिला शुरू में खुद आर्कड्यूक से सगाई कर चुकी थी। हालांकि ओर्नेला वॉन पार्बेलिनी अब वर्तमान सम्राट से सगाई कर चुकी थी। उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर एलीन उसकी अद्भुत सुंदरता से चकित और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। एक हरी आंखों वाली सुनहरे बालों वाली महिला, पूर्ण सुंदरता की एक छवि उस पर इतनी दयालुता से मुस्कुरा रही थी। एक साधारण पृष्ठभूमि की विनम्र लड़की पर, और इस तरह वे चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े रहे। एक छोटे से विराम के बाद ही उस युवती को समझ आया कि उसे बोलना चाहिए। वह उसे अभिवादन करने या कोई सवाल पूछने ही वाली थी, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। उसे रोका गया, खुद उस महिला द्वारा नहीं, बल्कि अन्य महिलाओं द्वारा, जिन्होंने उसे देख लिया था और बात करने के लिए दौड़ पड़ी थीं।
तब उस महिला ने उसकी खूब तारीफ की, यह कहते हुए कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ट्रेयॉन साम्राज्य की लिली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी सुंदरता वास्तव में असाधारण थी। लिली शब्द सुनकर युवा महिला का मन तुरंत आर्कड्यूक से हुई अपनी पहली मुलाकात की ओर लौट गया। जब आर्कड्यूक ने उसे लिली कहकर पुकारा था, उनका चेहरा एक खुशनुमा मुस्कान से दमक रहा था। फिर भी नायिका को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह नाम लेडी ओर्नेला के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त नाम था, जो सचमुच चमक और सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी, एलीन के लिए नहीं। कुछ ही देर बाद वहां मौजूद महिलाओं ने आखिरकार पास में एक और युवा महिला को देखा और ओर्नेला से उसकी पहचान के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एक पल भी रुके बिना ओर्नेला ने तुरंत घोषणा की कि यह वही महिला थी जिससे आर्कड्यूक ने उसी दिन पहले शहर के चौक में बात की थी। एलीन का चेहरा पीला पड़ गया। वह किसी भी तरह की छानबीन से बचना चाहती थी, फिर भी इस व्यक्ति ने उसकी मौजूदगी का खुलासा कर दिया था। सभी मौजूद लोगों के सामने महिलाओं ने फिर अपने पंखे उठाए और उसके बारे में फुसफुसाहट शुरू कर दी, यह कहते हुए कि वह उतनी खूबसूरत नहीं दिख रही थी जितनी की फैली हुई अफवाहों ने बताया था। हालांकि ठीक उसी पल ओर्नेला ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया, यह कहते हुए कि महिलाओं को गलत जानकारी दी गई थी और ऐसी टिप्पणी गहरे अनादर को दर्शाती है जो मुख्य रूप से स्वयं आर्कड्यूक के प्रति थी। उसने स्पष्ट किया कि महामहिम केवल एक परोपकारी व्यक्ति थे जो कठिनाई का सामना करने वालों को सहायता प्रदान करते थे, और युवा लेडी एलरॉड बस उन लोगों में से थीं जिन्हें उनका संरक्षण प्राप्त था। वह स्पष्ट रूप से परेशान थी, इस बात पर जोर देते हुए कि अपने बयानों के माध्यम से महिलाएं सबसे पहले आर्कड्यूक के बारे में निराधार टिप्पणी कर रही थीं। ओर्नेला ने तो यहां तक सुझाव दिया कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए उनके अनुचित आचरण के लिए। एलीन अपनी ओर से अवाक रह गई। महिलाओं ने स्वाभाविक रूप से उसकी बातों पर ध्यान दिया और तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया, यह समझाते हुए कि उन्होंने संरक्षण की अवधारणा को भी ध्यान में नहीं रखा था। लेडी ओर्नेला को देखते हुए युवा महिला खुद को उसके आचरण को समझ पाने में असमर्थ पाई। शुरू में उसने ऐसी जानकारी का खुलासा किया था जिसे निजी रहना चाहिए था, और फिर उसकी रक्षा में खड़ी हो गई। सौभाग्य से एलीन को इस स्थिति से तब मुक्ति मिली जब सर रोथिन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। वह सज्जन उसके करीब झुके और बोले, यह कहते हुए कि वह उसे काफी समय से ढूंढ रहे थे और बाकी सभी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे उनके साथ चलना होगा। युवा महिला ने राजकुमारी को अंतिम प्रणाम किया और अपनी आशा व्यक्त की कि वे एक उचित बातचीत के लिए फिर से मिल सकती हैं, क्योंकि उस दिन परिस्थितियों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। ऐसा लगा कि उनके पीछे की महिलाओं को आगे चर्चा के लिए और विषय मिल गए, खासकर यह देखते हुए कि आर्कड्यूक का निजी नाइट विशेष रूप से एलीन के लिए आया था। जैसे ही वे इतनी दूर हो गए कि उनकी बातें सुनाई न दें, महिलाओं ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया, आर्कड्यूक का नाइट व्यक्तिगत रूप से क्यों लेने आएगा लेडी एलरॉड को। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह निश्चित रूप से केवल संरक्षण से कहीं अधिक था, यह देखते हुए कि आर्कड्यूक उसे साथ ले जाने के लिए बस एक परिचारक भेज सकता था। जैसे ही वह भीड़ से गुजरी, युवा महिला ने राहत महसूस की, अब वह अकेली नहीं थी और अंततः बातचीत के लिए एक साथी मिल गया। सर रोथन ने शुरू में केवल उसकी उपस्थिति के लिए अपना आभार व्यक्त किया और विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या उसकी स्थल तक की यात्रा बिना किसी कठिनाई के हुई थी। रोथन ने स्पष्ट किया
कि उसका मूल इरादा व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जाने का था। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं। युवा महिला ने उसे आश्वस्त किया कि यह पूरी तरह से स्वीकार्य था, क्योंकि आर्कड्यूक ने स्वयं सभी व्यवस्थाएं देखी थीं। उसने आगे उल्लेख किया कि महामहिम ने उसकी तैयारियों में सहायता के लिए एक सहायक भी भेजा था। हालांकि एलीन ने इसे अत्यधिक माना था और विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वर्तमान में फिर भी उसे थोड़ा पछतावा था कि उसने अपने पहनावे में सहायता को ठुकरा दिया था। उसने असहज महसूस करने की बात कबूल की। ऐसे सादे पहनावे में ध्यान आकर्षित करने वाली होने के कारण फिर भी सर रोथन को जवाब देने का अवसर नहीं मिला। डिएगो रोथन के पीछे प्रकट हुआ, लगभग चिल्लाते हुए कि अगर उसने कोई और पोशाक चुनी होती तो वह और भी अधिक ध्यान आकर्षित करती। डिएगो ने एक गहरी आह भरी और फुसफुसाया कि स्थिति और बिगड़ जाती अगर सभी उपस्थित सज्जन उससे अत्यधिक मोहित हो गए होते। उसी समय युवा महिला ने लेडी मिशेल और सर सिनियन के बारे में पूछा, क्योंकि उसे उनकी उपस्थिति की उम्मीद थी। डिएगो ने उनकी उपस्थिति के बारे में अनिश्चितता व्यक्त की, यह कहते हुए कि अगर एलीन उनकी संगति के लिए इतनी तरसती है तो उन्हें एक चाय पार्टी का आयोजन करना चाहिए। डिएगो ने फिर एक खरगोश के बारे में विवरण बताना शुरू किया जिसे उसने खरीदा था, क्योंकि वह उसे एलीन की बहुत याद दिलाता था। उसे अपने विचारों को समझने का शायद ही एक पल मिला। वह खुद को उस उम्र से आगे मानती थी। तभी शूरवीरों के पीछे से एक आवाज ने उसे पुकारा। वर्दीधारी सज्जनों के एक समूह ने उसके आगमन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद सर रोथन उसे कहीं और ले गए। रोथन के उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद उसने देखा कि उसके डांस कार्ड में कोई खाली जगह नहीं थी। इसे खोलने का उसका मुख्य कारण जिज्ञासा था, फिर भी उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसकी हैरानी का कारण पहली एंट्री का पूरी तरह से खाली होना था। एक भी नाम दर्ज नहीं था, जो अजीब था, लेकिन उसका ध्यान भटक गया जब शूरवीर ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि वे कंजर्वेटरी पहुंच गए हैं। उसने बताया कि उसे हाल ही में पता चला है कि बगीचों में कई नए वानस्पतिक नमूने लाए गए हैं, यह सुझाव देते हुए कि शायद उसे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ मूल्यवान मिल जाए। हालांकि वह उसके साथ अंदर नहीं गया, यह बताते हुए कि उसे बॉलरूम के उत्सव में वापस शामिल होना था। उसने अपनी नजरें बदलीं और उसे आश्वस्त किया कि वह जितनी देर चाहे वहां रुक सकती है। उसे अपनी गति से, बिना किसी जल्दबाजी के खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हुए अंत में उसने धीमी आवाज में बताया कि उसकी वापसी की यात्रा निर्बाध होगी और किसी भी कठिनाई से मुक्त होगी। युवा महिला उसके अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ पाई और उसने उन्हें तुरंत नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कंजर्वेटरी में खुद ही बड़ा बदलाव आ गया था। उसकी पिछली यात्रा के बाद से फिर भी हर कोना और दरार अनगिनत उसके बचपन की अनमोल यादें ताज़ा कर रही थी। एक ऐसा समय जब महामहिम भी काफी युवा थे। यह उसके प्रभाव के कारण ही था कि उसने अपने सभी खाली घंटे इसी कंजर्वेटरी को समर्पित कर दिए थे, जो उसकी आत्मा के लिए एक अभयारण्य में बदल गया था, एक ऐसी जगह जहां वह सभी बोझ और चिंताओं को उतार सकती थी जो उसके नाजुक शरीर पर दबाव डालती थीं। और समय बीतने के बावजूद और वे शुरुआती दिन अब केवल यादें थे, यहाँ का माहौल अपना गहरा आकर्षण बनाए हुए था, जो पुरानी यादों से भरा हुआ था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अकेली नहीं थी।
क्योंकि पीछे से एक आवाज ने पूछा कि क्या यह जगह अभी भी उसकी आत्मा को शांति देती है। यह स्पष्ट हो गया कि वह काफी समय से इस जगह पर अकेली नहीं थी। रोन के शब्दों का यही अर्थ था। आर्कड्यूक ने एलीन का अभिवादन किया और उसे बताया कि वह उसके आने का इंतजार कर रहा था। उस सज्जन ने उसे अपनी सबसे शानदार मुस्कान दी। युवा महिला ने किसी और की उपस्थिति की उम्मीद नहीं की थी, खासकर आर्कड्यूक की तो बिल्कुल नहीं, जिसके सम्मान में पूरा बॉल मनाया जा रहा था। उसने उसे ऐसे चिंतामुक्त भाव से देखकर मुस्कुराया, मानो यह ठीक उसकी सही जगह हो, जैसे वह वास्तव में यहीं का हो, बजाय उस भीड़ के बीच होने के जो उसकी जीत का जश्न मना रही थी। एलीन उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गई थी। जो इस जगह पर प्रकट हुआ था, वह कारण समझ नहीं पा रही थी। फिर उसे बात समझ आई। उसने औपचारिक रूप से एक आगंतुक के रूप में उसका स्वागत किया था और वह यूं ही खड़ी रही थी, एक भी शब्द नहीं बोली। अंत में उसने वह कार्य किया जो उसने अपने आगमन पर करने का इरादा किया था। उसने आर्कड्यूक को झुककर प्रणाम किया और औपचारिक रूप से उसकी जीत पर अपनी बधाई दी, और घर सुरक्षित वापसी पर भी। जैसे ही युवा महिला ने अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा, वह और भी शानदार तरीके से मुस्कुराया, मानो उसकी भावनाओं का उसके लिए हजारों अन्य लोगों की संयुक्त प्रशंसा से भी अधिक महत्व हो। उसने उसके प्रणाम का जवाब दिया और उसकी बधाई के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। वह तुरंत शर्मा गई। उसने अपना चश्मा ठीक किया और घबराहट महसूस करने की बात कबूल की। उनके परिचय के दौरान, क्योंकि वह ऐसी औपचारिक बातचीत की आदी नहीं थी, और उम्मीद की कि उसने खुद को उचित तरीके से प्रस्तुत किया होगा, इसके बजाय उस सज्जन ने केवल उसकी प्रशंसा की। फिर उसने छोटे कागज के टुकड़े के लिए हाथ बढ़ाया जो अभी भी उसके हाथ में था, यह कहते हुए कि अब जो अधिक महत्वपूर्ण था वह डांस था जो उसे देना था। ऐसा लगा जैसे उसके स्पर्श से युवा महिला का दिल लगभग उसकी छाती से उछलकर बाहर आ जाएगा, और उसकी गति और भी तेज होने लगी जब उस आदमी ने दस्तावेज पर कुछ लिखना शुरू किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान वह बेहद शानदार लग रहा था। एक बार जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, उसने छोटा कार्ड उसके मालिक को लौटा दिया। उसके कार्यों से उत्सुक होकर युवा महिला तुरंत करीब झुक गई ताकि जैसे ही कागज उसके हाथ में वापस आया, वह उस पर लिखी हुई चीज को पढ़ सके। यह स्पष्ट हो गया कि उसने अपना नाम बिल्कुल ऊपर लिख दिया था। यह देखकर लड़की अचल हो गई और आर्कड्यूक ने चिंतित होकर उसकी खैरियत पूछी। उसने जवाब दिया कि वह उसके नाचने के निमंत्रण से हैरान थी। उसे असहज महसूस हुआ, क्योंकि वह नाचने में निपुण नहीं थी और उसमें हुनर की कमी थी। उसे कभी विधिवत सिखाया नहीं गया था, लेकिन उस आदमी ने उसकी चिंताओं को दूर करने का निश्चय कर लिया था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए और अपनी ओर इशारा करते हुए उसे रोका। उसने एक अलंकारिक प्रश्न पूछा कि उसे उसके पहले नाचने के कदम किसने सिखाए थे। तब लड़की को याद आया कि वही उसका पहला शिक्षक था। उसने तो जानबूझकर अपने पैरों में ठोकर भी खाई थी, बस यह जानने के लिए कि क्या यह एक सपना था। हालांकि यह सपना नहीं था, यह एक असाधारण अनुभव था। ये बचपन की अनमोल यादें थीं जो उसे बहुत प्यारी थीं, और उसने भी शायद उन्हें कभी नहीं भूला था। उसे नाचना सिखाना याद था, और कैसे एलीन का चेहरा खिल उठता था हर बार जब वह नृत्य के लिए कंजर्वेटरी जाने का जिक्र करता था। वह खुद को पूरी तरह समर्पित कर देती थी,
घंटों नाचने के लिए तैयार रहती थी, बशर्ते वह उसका साथी बना रहे। वह हमेशा उसके प्रति इतना कोमल और दयालु था। फिर भी जब उसकी मां को इन नृत्य सत्रों के बारे में पता चला, तो उसने नापसंद किया, यह मानकर कि उसकी बेटी आर्कड्यूक का कीमती समय बर्बाद कर रही थी। उसने लड़की को डांटा और उस पर चिल्लाई, यह जोर देते हुए कि एलीन को हमेशा अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। उसकी मां की नज़र में एलीन उसके ध्यान के एक पल की भी लायक नहीं थी। तो जब उसने एक बार फिर निमंत्रण दिया, उसे याद आया उसकी मां की अपनी सही जगह के बारे में सीख, और कैसे उसकी हैसियत का कोई व्यक्ति वास्तव में ऐसे सम्मान का हकदार नहीं था। उस आदमी ने उसके हाव भाव में बदलाव देखा, फिर धीरे से उसके गाल को छुआ और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। उसने अपना चेहरा उसके हाथ से दूर कर लिया, यह दावा करते हुए कि वह किसी बात में व्यस्त नहीं थी, और सुझाव दिया कि आर्कड्यूक को शायद नृत्य समारोह में वापस जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई निस्संदेह उसका इंतजार कर रहा था। उसने आगे कहा कि वह केवल उसका कीमती समय बर्बाद कर रही थी। उस आदमी ने स्वीकार किया कि समय वास्तव में कीमती था, लेकिन सवाल किया कि उसे इसका एक छोटा सा हिस्सा कंजर्वेटरी में टहलने के लिए क्यों नहीं समर्पित करना चाहिए। नए फूलों के नमूने आ गए थे और वह उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा लड़की ने खुद भी काफी समय से दौरा नहीं किया था। उसने चाहा कि वे पहले के दिनों की तरह ही बस इन जाने पहचाने रास्तों पर साथ साथ घूमें। लड़की ने अपने हाथ जोड़े और सिर हिलाया। हालांकि उसने किसी तरह अनुमान लगाया कि वह वास्तव में फूलों में दिलचस्पी नहीं रखता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एलीन को वह लिली याद आई जो उसने उसे उपहार में दी थी, और उसने अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने अनुपयुक्त पहनावे के लिए भी माफी मांगी, यह समझाते हुए कि उसने केवल आने की उम्मीद की थी, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, लेकिन यह पाया कि घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घटित हुई थीं। उसने टिप्पणी की कि ऐसे पहनावे में नाचना ठीक नहीं होगा। काश मुझे पता होता। उनकी चर्चा एक खिले हुए झाड़ी से बाधित हो गई। वह पौधे की ओर दौड़ी, उसे किताबों के चित्रों से पहचानते हुए। यह विशेष फूल अपने शक्तिशाली औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध था। उसने विस्तार से बताया कि एक किंवदंती थी जिसमें दावा किया गया था कि फूल एक कटे हुए सिर जैसा दिखता था, और खून बहना रोकने की अपनी क्षमता के बावजूद इसे एक अपशगुन माना जाता था। उस आदमी ने सवाल किया कि क्या वह वास्तव में उन फूलों की प्रशंसा करती थी जो अपने सिर गिरा देते थे, यह देखते हुए कि किंवदंती के अनुसार उनमें एक काफी परेशान करने वाला गुण था। लड़की ने जवाब दिया कि उसे वे मुख्य रूप से उनके विशिष्ट उपचार गुणों के कारण दिलचस्प लगते थे। अचानक आर्कड्यूक ने फूल पकड़े और उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। लड़की सचमुच घबरा गई। वह महामहिम पर चिल्लाई, यह जानने की मांग करते हुए कि वह क्या कर रहा था और क्यों। उसने धीरे से उसका हाथ छुआ और उसे रुकने का आग्रह किया, क्योंकि पौधा बहुत नाजुक था। तभी उस आदमी ने पौधे को छोड़ा और लड़की ने राहत की सांस ली। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि उसने अचानक उन्हें क्यों नष्ट करना शुरू कर दिया था। आर्कड्यूक ने तुरंत माफी मांगी, यह समझाते हुए कि हाल ही में वह ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। उस युवती ने फिर पूछा कि क्या कोई बात उन्हें परेशान कर रही थी। हालांकि उसने उसकी चिंता को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि शायद यह कुछ खास नहीं था। उसने सुझाव दिया कि शायद पकड़े जाने का उसका हालिया अनुभव और जान जाने का खतरा उसे परेशान कर गया होगा। फिर भी लड़की का मानना था कि उसने पहले कभी ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई थी।
खासकर कैल्पिन मामले के दौरान तो बिल्कुल नहीं। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि पिछले 3 सालों में क्या हो गया होगा। फिर भी उसने उसे इस पर विचार करने नहीं दिया। यह घोषणा करते हुए कि शादी 1 महीने में होगी, हालांकि वह पहले की तारीख पसंद करता था। वह इस मामले पर चर्चा करना चाहती थी, यह दावा करते हुए कि कोई वैकल्पिक समाधान अवश्य होगा। उसने स्वीकार किया कि आर्कड्यूक पहले से ही उसके साथ बहुत दयालुता से पेश आता था, लेकिन शादी ही उसके खिलाफ मुकदमे को टालने का एकमात्र तरीका नहीं था। उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि वे अब अकेले नहीं थे, और उसने तुरंत आइलीन को कसकर गले लगा लिया। उसकी बातों के सार को नजरअंदाज करते हुए यह सिर्फ एक साधारण गले लगाना नहीं था। इस हरकत से उसने आइलीन को उन हमलावरों से बचाया जो उसके लिए आए थे। बदमाशों के पूरे गिरोह को देखते ही वह शांत रहा, बस मुस्कुरा दिया। उसने बस युवती से अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले और आने वाली घटनाओं से अपनी नजर हटा ले। इस बीच सभी शूरवीर आर्कड्यूक के आदेश पर कंजर्वेटरी के पास होने के बजाय बॉल में थे। विशेष रूप से 2 मौजूद थे, लेकिन एक अनुपस्थित था। जब यह व्यक्ति आया, उसने तुरंत लेडी आइलीन के ठिकाने के बारे में पूछा। वह मिशेल थी, एक महिला, टेसेरे की एक शूरवीर। वह इस बात को लेकर चिंतित लग रही थी कि उसे डांस नहीं मिला था। आइलीन के साथ डिएगो ने बस उस पर ताना मारा, यह कहते हुए कि कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा और सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। स्वाभाविक रूप से उसने उसे बेवकूफ कहकर जवाब दिया। इसके बाद रोथन ने सेनन के ठिकाने के बारे में पूछा, वह व्यक्ति जिसके साथ उसे आना था। उसने स्पष्ट किया कि वह शायद उस दिन उपलब्ध नहीं था, और उसी क्षण उनकी चर्चा बंद हो गई, क्योंकि एक घटना घटित हुई। मिशेल, जो अभी अभी आई थी, अपने सामने हो रहे भयानक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। शुरुआत में मेहमान हैरान थे। जब दरवाजे हिंसक रूप से खुले और 2 आकृतियां सामने आईं, लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट तनाव महसूस किया। फिर आर्कड्यूक की आवाज गूंज उठी, यह घोषणा करते हुए कि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार था, अपनी जीत के लिए श्रद्धांजलि के रूप में। वह किसी खास व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने पूरी सभा से बात की, उनके बीच एक गद्दार की मौजूदगी से वाकिफ था। उसने टिप्पणी की कि उनकी मूर्खतापूर्ण रणनीति बिल्कुल नहीं बदली थी। उसने अपने हमलावरों की उदारता को महत्व देने का दावा किया और इसे 10 गुना चुकाने की कसम खाई। वह वास्तव में भयावह लग रहा था। जब उसने घोषणा की कि वह इस हावभाव को लौटाने के अवसर का बेसब्री से इंतजार करेगा। इन घटनाओं के बाद आइलीन का मन एक प्यारी बचपन की याद में खो गया। वे बगीचे में चाय और मिठाइयों का आनंद ले रहे थे। वह छोटी लड़की एक किताब पर चर्चा कर रही थी जो उसे आर्कड्यूक ने दी थी, और चाय की एक घूंट लेने ही वाली थी। हालांकि उसे ऐसा करने से रोक दिया गया क्योंकि आर्कड्यूक के हाथ ने उसके कप को ढक लिया और उसने उसे रुकने का अनुरोध किया, कप को अपने कब्जे में लेते हुए। उस आदमी ने फिर उसे मेज के बिल्कुल किनारे पर सरका दिया क्योंकि एक परिचारक पास ही खड़ा था। सीजर ने उसे वह बर्तन लेने का निर्देश दिया। हालांकि परिचारक ने कप नहीं उठाया। इसके बजाय वह ऐसे चीखने लगा जैसे उसे काटा जा रहा हो। अपनी जान की भीख मांग रहा था। आर्कड्यूक को जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्तियों के दृश्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने परिचारक को याद दिलाया कि उसने उसे केवल पेय पीने के लिए कहा था। हालांकि उसने नहीं
उसे घुटनों पर गिरकर माफी मांगने का आदेश दिया था। चूंकि नौकर स्वेच्छा से पालन नहीं करेगा, यह समझते हुए कि इसमें उसकी जान चली जाएगी, एक शूरवीर ने उसकी मदद की। बस कुछ ही क्षणों बाद नौकर के मुंह से खून बह निकला और कप फर्श पर गिरकर टूट गया। चेसारे को बस उस बेहतरीन प्याले का अफसोस था जो एक कीमती संग्रह का हिस्सा था। उस मूर्ख की वजह से सेट अब अधूरा था। फिर उसने उस युवती की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने यह घोषणा करने की योजना बनाई थी कि चाय समारोह आज के लिए समाप्त हो गया है, हालांकि मिठाइयाँ अभी भी उपलब्ध थीं। हालांकि वह अचानक रुक गया, यह देखकर कि एलीन साफ तौर पर डरी हुई थी। वह फूट फूट कर रो रही थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि वह नजारा जिसने आर्कड्यूक में कोई सहानुभूति पैदा नहीं की थी, उसे बहुत प्रभावित कर रहा था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, शक्तिहीनता की भावना से अभिभूत था। जब वह अचानक चीख उठी, अपने गहरे डर का इजहार करते हुए। इसी बीच वह युवती, जो अब वयस्क हो चुकी थी फिर भी बहुत संवेदनशील थी, घर पर अपने सोफे पर लेटी हुई थी। उसके विचार पिछली घटनाओं और उन घटनाओं की ओर भटक गए जो अभी अभी घटी थीं। हालांकि वह आंसू नहीं बहा रही थी, लेकिन बॉल में हुई घटनाएं ने उसकी आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, खासकर उन सभी का उसका निर्मम सफाया, जिन्होंने उसके अस्तित्व को खतरे में डाला था। यह भयावह और आश्चर्यजनक दोनों था। उसने उस पल और वर्तमान दोनों में उसकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से समझा, यह मानते हुए कि वे ही उसके जीवन के खिलाफ पहले हमलावर थे। वे अपनी नियति के हकदार थे। उसने इसे पूरी तरह से आत्मरक्षा के रूप में पहचाना, जो कठोर रणनीति के साथ किया गया था, उस युग का प्रतिबिंब जिसमें वे रहते थे। हत्या के प्रयासों की लगातार जानकारी के साथ जीना नैतिक रूप से बहुत थका देने वाला होगा। उसका सबसे बड़ा दुख इस बात से था कि वह उसे कोई सहायता या सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। जैसे ही युवती सीधी बैठी, उसने मेज से एक छोटा डिब्बा उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसके अंदर एक घड़ी थी जो उसने आर्कड्यूक के लिए रखी थी, लेकिन उसने उसे पेश करने का कभी अवसर नहीं दिया था। उसके लौटते ही उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव देना शुरू कर दिया। इसके बाद बॉल का आयोजन हुआ। संक्षेप में, उसकी वापसी के बाद घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि उसे अभी तक उसे पेश करने का मौका नहीं मिला था। यह उसकी जीत के सम्मान में था। अचानक उसके विचारों में दरवाजे पर हुई दस्तक से बाधा पड़ी। उस दिन किसी भी आगंतुक की उम्मीद न होने के बावजूद उसने अनजाने में युवती बाहर गई ताकि बुलाने वाले की पहचान और उद्देश्य का पता लगा सके। वहां एक अजनबी खड़ा था, एक ऐसा आदमी जिससे वह कभी नहीं मिली थी। यह मानकर कि वह उसके पिता को ढूंढ रहा था, उसने उसे उनके अनुपस्थित होने की सूचना दी। उस अज्ञात व्यक्ति ने उसके पिता का कोई जिक्र नहीं किया, उसने बस उसका नाम पूछा, और जैसे ही उसने इसे बोला, उसने एक ठंडी मुस्कान दी, जो एक तिरस्कारपूर्ण हंसी से ज्यादा मिलती जुलती थी। फिर उसने उसके बाल पकड़े, उन्हें उसके चेहरे से पीछे खींचा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए घोषणा की कि बैरन ने सच कहा था। वे सचमुच खूबसूरत हैं। एलीन को उसकी पहचान पर सवाल उठाने का कोई अवसर नहीं मिला, या स्थिति पर, इससे पहले कि उस आदमी ने विस्तार से बताया कि बैरन एलरोड ने उसे कुछ खास सामान बेचने की सहमति दी थी और उसे अग्रिम भुगतान मिल चुका था। हालांकि उस आदमी ने चाहे कितना भी इंतजार किया हो, उसका वादा किया गया सामान कभी नहीं मिला। भयभीत होकर एलीन ने पूछा कि उसके पिता ने उसे ठीक ठीक क्या बेचा था।
उस आदमी ने जवाब दिया कि एलरोड की एकमात्र बची हुई संपत्ति उसे बेच दी गई थी, उसकी बेटी। इस प्रकार यह खुलासा हुआ कि एलिन को अब उसकी भावी पत्नी के रूप में देखा जा रहा था। इस खुलासे ने युवती को बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। क्या यह सचमुच संभव था कि उसके अपने पिता ने अपनी इकलौती संतान को एक अजनबी को बेच दिया था? उस आदमी ने मान लिया कि वह इस व्यवस्था से अनजान थी, इसलिए उसने उसे तैयारी के लिए 3 दिन दिए। उसने उसे सलाह दी कि उपस्थित सभी लोगों को अलविदा कहना समझदारी होगी। तुरंत उसने उसे एक दस्तावेज भी दिया, एक अनुबंध जिस पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे। उसके बाद युवती घर में वापस आ गई। वे शब्द लगातार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसे एक नए जीवन साथी के साथ हमेशा के लिए देश छोड़ना पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि आर्कड्यूक के लगातार प्रयासों की यादें ताज़ा हो गईं। उस समय उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए उसने उसे चेतावनी दी थी कि उसकी नियति या तो फांसी होगी या किसी नीच व्यक्ति के साथ शादी में बेच दिया जाना। उसने उसकी प्रतीक्षा कर रही उन 2 सटीक नियतियों का उल्लेख किया था, जिसका अर्थ था कि उसे यह जानकारी काफी समय से रही होगी। परिणामस्वरूप युवती तुरंत महल के लिए रवाना हो गई। उसके पहुंचने पर उसे गर्मजोशी से स्वागत मिला। बटलर सोनियो ने कहा कि वह कुछ समय से उसका इंतजार कर रहा था और एलिन की अनुपस्थिति को परेशान करने वाला पाया। युवती ने अपनी हाल की व्यस्तता का इजहार किया, अपनी गैरमौजूदगी पर अफसोस जताते हुए। उस व्यक्ति ने उसकी माफी को यह कहते हुए टाल दिया कि उसका उसे दोषी महसूस कराने का कोई इरादा नहीं था। वह आर्कड्यूक की आज की उपलब्धता के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसे कभी मौका ही नहीं मिला। बटलर ने तुरंत साफ कर दिया कि आज उनसे मिलना मुश्किल होगा। फिर उसने एलिन से वहां तक आने की उसकी कड़ी मेहनत के लिए माफी मांगी। स्वाभाविक था कि लड़की ने उसका परेशान चेहरा देखा और समझ गई कि आर्कड्यूक ने उसे कोई काम सौंपा होगा। सोनिया ने सुझाव दिया कि वह उसके लिए एक केक ला सकता है, जो उसने पहले एक नई दुकान से खरीदा था, ताकि उसे परेशान महसूस न हो। युवती मान गई और उसने धन्यवाद दिया। सोनिया का इंतजार करते हुए वह खिड़की की ओर बढ़ी। उसने मन ही मन खुद को डांटा कि उसने अपनी भावनाओं को अपने कामों पर हावी होने दिया। यह एक जल्दबाजी वाला फैसला था। वह इस बात को नजरअंदाज कर गई थी कि आर्कड्यूक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे कोई यूं ही मिल सके। बस एक अचानक आवेग में, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उसने उसमें सारी दिलचस्पी खो दी थी? उसकी जिद अहंकार से नहीं आई थी या ऐसी किसी और चीज से। वह बस पूरी परिस्थितियों को समझ नहीं पाई थी। आर्कड्यूक के लिए हालांकि उसके काम बेतुके लग सकते थे, और अब उसका क्या होगा, खासकर अगर उसके पिता ने उसे सचमुच बेच दिया था? क्या उसे सच में एक अनचाही शादी के लिए मजबूर किया जाएगा? सबसे दर्दनाक एहसास यह था कि अगर वह चली गई तो वह उससे कभी नहीं मिल पाएगी। इसी बीच आर्कड्यूक अचानक उसके ठीक सामने प्रकट हुआ, पूछते हुए, क्या हुआ है? शायद उसने भी उसकी वहां मौजूदगी की उम्मीद नहीं की थी। उसकी यात्रा का जरूर कोई मकसद था। उसे देखकर लड़की ने एक हल्की, अनोखी मुस्कान दी। यह लगभग ऐसा था जैसे वह विदाई दे रही हो। उसने अपनी मौजूदगी का कारण बताया, कहा कि वह इसलिए आई थी क्योंकि उसके पास उसके लिए एक मामूली सा तोहफा था। छोटा सा पैकेट आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने इसकी अहमियत कम बताते हुए कहा कि उसे हाल ही के बॉल में यह उसे देने का मौका नहीं मिला था। उसने अपनी बात यह कहकर खत्म की,
डॉट की वह बस एक नेक काम करना चाहती थी। जैसे ही उसने डिब्बे को खोला और उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, उसने आगे समझाया कि भले ही इसमें देर हो गई थी और इसका मूल इरादा उसकी जीत का जश्न मनाना था, डॉट उसे फिर भी इसे देना जरूरी लगा। उसने यह भी कहा कि अगर यह उसकी पसंद का नहीं है, डॉट या उसे यह पसंद न आए, तो वह उसे बता दे। हालांकि वह साफ तौर पर खुश था, खुलकर मुस्कुराते हुए उसने तोहफे को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी वह खास मुस्कान डॉट सीधे उसके दिल में उतर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबा रखा था और अब वह उन्हें और नहीं रोक पाई। उसे अपनी इस भावनात्मक प्रतिक्रिया पर तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माफी मांगना शुरू कर दिया, हालांकि वह व्यक्ति उसके कारण को लेकर हैरान लग रहा था। फिर भी वह अपने आंसुओं के कारण माफी मांगती रही। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, डॉट क्योंकि वह खुद ही स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही थी, भले ही उसके शब्द सिसकियों से लगातार दब रहे थे। आर्कड्यूक ने प्यार से उसके गाल को सहलाया, यह कहते हुए कि उसे तो यह भी नामुमकिन लगता है, डॉट जब वह इस तरह रोती है तो गुस्सा होना। उसने कबूल किया कि शुरुआत में डॉट उसका इरादा उसके साथ ज्यादा सख्त रवैया अपनाने का था। थोड़ा शांत होने के बाद उसने पूछा कि वह उससे नाराज क्यों था। उसने साफ किया कि वह अभी तक औपचारिक रूप से समाज में शामिल भी नहीं हुई थी। डॉट और उसके पिता पहले से ही उसकी शादी तय कर रहे थे। इसके अलावा डॉट उसने उससे आर्कड्यूक से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसे गुस्सा क्यों नहीं आता, डॉट जब उसकी एकमात्र इच्छा उसे सुरक्षित रखना थी। एलिन ने दबी आवाज में माफी मांगी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उस व्यक्ति ने एक सवाल पूछा, डॉट क्या उसका इरादा उस दूसरे सज्जन से शादी करने का था? शुक्र है, एलिन ने सिर हिलाकर नहीं कहा। उसने नहीं किया। फिर उसने धीरे से पूछा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है? डॉट उसे उस आदमी के चंगुल से निकालने का। उसने अपनी अनिश्चितता स्वीकार की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या क्या चुने। उस व्यक्ति ने धीरे से उसका हाथ दबाया। डॉट और जोर देकर कहा कि वह जानती थी, उसे पता था कि उसका प्रस्ताव अभी भी मान्य था। इस तरह उसने इसे फिर से दोहराया, उससे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। फिर वह उसके होठों के करीब आया। डॉट और वह सवाल पूछा जो पूरे दिन उसके मन में घूम रहा था, क्या वह अभी भी इनकार कर रही थी? उसे समझ आ गया था कि उसने पहले चुप्पी क्यों साधी थी। यह सवाल वह उससे नहीं पूछने वाली थी, क्योंकि सच्चाई उसे खुद ही उजागर करनी थी, भले ही सीजेर को यह सदियों से पता था। उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे अदृश्य बंधनों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था और वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत के मुहाने पर खड़ी हो और केवल आर्कड्यूक ही उसे बचा सकता था। काफी सोच विचार के बाद उस युवती ने आखिरकार सहमति दे दी। उसने आखिरकार आर्कड्यूक से शादी करने का फैसला कर लिया, अपनी उन सभी मान्यताओं को भुलाकर जो उसकी मां ने उसे सिखाई थीं। वह मुस्कुराया, उसने ठीक वही हासिल कर लिया था जो वह चाहता था। अपनी नजरें फेरते हुए लड़की ने उससे प्रयोगशाला तक पहुंच देने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि उसकी आर्कड्चेस के रूप में वह केवल एक बोझ बन जाएगी। उसने कसम खाई कि वह केवल दवा पूरी करेगी, उन खास सामग्रियों से दूर रहकर। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके होठों को चूम लिया। अचानक हुए इस काम से हैरान होकर उसने उसे रुकने को कहा, लेकिन उसने उसकी विनती को अनसुना कर दिया
और उसे एक बार फिर चूमा, जिससे वह शर्मा गई और घबरा गई। जैसे ही उसने उसे कमर से करीब खींचा, उसने चुंबन तोड़ा और मुस्कुराया, यह कहते हुए कि वह प्रयोगशाला तभी खोलेगा जब उनकी शादी हो जाएगी। अपने पिता को देखने की उसकी इच्छा को देखते हुए सीजेर ने उसके साथ जाने का फैसला किया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह अब उसकी पत्नी थी, जिसका अर्थ था कि वे अब से अविभाज्य होंगे। एलीन ने उसका हाथ पकड़ा, यह बताते हुए कि उनकी शादी अभी हुई भी नहीं थी। इसके अलावा उसे अपना पहनावा पसंद नहीं था, क्योंकि यह सबका ध्यान खींच रहा था। उसने सोचा कि चश्मा पहनने से और भी अधिक ध्यान आकर्षित होता। वह शर्मा गई और अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसे आत्मविश्वास के साथ चलने का आग्रह किया। युवती ने अपनी कठिनाई बताई, वह अपने चश्मे के बिना रहने की आदी नहीं थी। सीजेर ने टिप्पणी की कि अपना सिर नीचे रखने से वह वस्तुओं से टकरा जाएगी, और फिर उसने बिना किसी औपचारिकता के उसे गले लगा लिया, जिससे उसका शर्माना और बढ़ गया। उसने उसे पीछे धकेला, यह कहते हुए कि वह बस ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, इतने दिखावटी ढंग से और इतना ध्यान आकर्षित करे। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाया, और लड़की को यह विश्वास करना लगभग असंभव लगा कि वह वास्तव में ऐसी जगह पर हो सकता है, एक ऐसी जगह जो नर्तकियों से भरी हुई थी। बातचीत की फुसफुसाहट, गाना गाने वाले, और हर जगह नशे में धुत पुरुष। माहौल पूरी तरह से अलग था, जुए के अड्डे से कोई समानता नहीं थी। वह दृश्य देखकर पीछे हट गई और भीड़ में एक परिचित महिला को देखा। इस महिला ने पहले एलीन की चिकित्सा विशेषज्ञता मांगी थी, एक उपाय का अनुरोध करते हुए, एक दर्द रहित मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए, अपनी मृत्यु के डर को कम करने की उम्मीद में। अब यही महिला मार्लेना में आश्चर्यजनक सुंदरता थी, अनगिनत प्रशंसा भरी नजरें खींच रही थी। वहां मौजूद हर कोई उसका नाम पुकार रहा था और मार्लेना पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। लेकिन फिर मार्लेना की आंखें एक खास व्यक्ति पर टिक गईं, जिसे वह पहचानती थी, वह डॉक्टर जिससे वह एक बार मिली थी। उसके बगल में एक लंबा, आकर्षक आदमी खड़ा था, उसका हाथ डॉक्टर की कमर पर था। एलीन शर्मा गई और अपनी टोपी नीचे खींच ली, यह मानकर कि उस खूबसूरत महिला ने उसे पहचान लिया था। और वास्तव में उसने शायद पहचान लिया था, क्योंकि मार्लेना के हाव भाव बदल गए थे। बाद में लड़की ने पुरुषों के बारे में एक धुन गाना शुरू कर दिया। गाने के सरल बोल पुरुषों पर भरोसा न करने की चेतावनी दे रहे थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय बता रहे थे। आर्कड्यूक को भी गाना मजेदार लगा और वह हंस पड़ा। उसने पूछा कि क्या एलीन मार्लेना को जानती थी, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि यह उसकी पहली मुलाकात थी। उसने फिर उनसे अपने पिता को ढूंढने का आग्रह किया और बिना देर किए निकल जाने को कहा। मार्लेना इस बीच उन्हें देख रही थी। उसकी भौहें तन गईं जब डॉक्टर एलीन के पिता से मिलने के अनुरोध पर बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। उस आदमी ने उसे भव्य प्रवेश द्वार की ओर निर्देशित किया। अंदर कदम रखने से पहले उसने पुष्टि मांगी कि क्या वह वास्तव में आगे बढ़ना चाहती थी। लड़की निश्चित थी कि उसे इस अवधि के दौरान अपने पिता की गतिविधियों का पता लगाना था। हालांकि वह पूरी तरह से दृढ़ नहीं लग रही थी, उसे बस जवाबों की एक प्रबल आवश्यकता महसूस हुई। वह जानना चाहती थी कि उसके पिता ने उसे क्यों बेच दिया था। आर्कड्यूक उसकी इच्छा का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। वह उसे इस सच्चाई को जानने से रोक नहीं सका। फिर वे सबसे भयानक जगह पर पहुंचे।
एक ऐसी जगह जो सचमुच और लाक्षणिक रूप से पूरे प्रतिष्ठान में सबसे अंधकारमय थी। वहां उन्हें उसका नशे में धुत पिता मिला। आर्कड्यूक ने उस युवती के चेहरे पर देखा कि वह डर के भाव में बदल गया था। उसने यह भी पूछा कि क्या वह चौंक गई थी, जबकि उसके चेहरे पर सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने हिज ग्रेस से पूछा कि क्या वह व्यक्ति सचमुच उसका पिता था। उसे कुछ हद तक शांत करने के लिए, उसे लगभग अकल्पनीय भयावहता देखने से रोकने के लिए, उसने धीरे से उसकी आंखों को ढक दिया, उसके आसन्न आंसुओं को महसूस करते हुए। उसने दिलासा भरे शब्द कहे और उसकी मां की याद तुरंत ताजा हो गई। उसकी मां ने एक बार पूछा था कि क्या उसकी बेटी ने अपने पिता के कार्यों को समझा था। उस महिला ने झुंझलाकर अपनी आंखें घुमाईं, क्योंकि उसके पति ने उसे सालों से परेशान कर रखा था। उसने अपनी ऊँघती हुई छोटी बेटी को बताया था कि उसका पिता हमेशा दूसरी औरतों की खुशबू से महकता रहता था, फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ बिस्तर भी साझा नहीं करता था। मां ने प्यार से लड़की की पीठ सहलाई, यह कहते हुए कि उसकी बेटी ही उसकी एकमात्र बची हुई थी। आइलीन सदमे से लकवाग्रस्त होकर अपनी मां का बार बार यह विलाप सुना कि उसके पास केवल वही थी। सीजर खुद उसे उसकी सुन्नता से जगाने लगा, उसे पुकारते हुए। लड़की ने जोर देकर कहा कि वह ठीक थी, और फिर उस आदमी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। लड़की खुद को और रोक नहीं पाई। वह रो पड़ी और आर्कड्यूक ने उसके दुख को शांत किया, उसके कान में दिलासा भरे शब्द फुसफुसाते हुए। आइलीन के आंसुओं का एक बड़ा परिणाम हुआ, क्योंकि उसके पिता को जमीन पर गिरा दिया गया। आर्कड्यूक सीजर ने उसे अपनी ही संतान को बेचने के लिए घृणित घोषित किया, और अब वह केवल ऐसी जगहों पर खुद को लिप्त कर रहा है। उस आदमी ने फिर सवाल किया कि हिज ग्रेस यहाँ क्या कर रहे थे। ऐसे माहौल में सीजर ने अंततः कहा कि उसे शांति से रहना चाहिए। हाल ही में आर्कड्यूक काफी उतावला रहा था, और अगर उस आदमी ने फिर से उसके रास्ते में आने की हिम्मत की तो कोई अनुकूल परिणाम नहीं होगा। उसने उसकी जान लेने की एक छिपी हुई धमकी भी दी। हालांकि आइलीन की खातिर वह उसे अंतिम मोहलत देगा। अपना अंतिम चेतावनी देने के बाद वह आदमी फिर आइलीन को उस उदास जगह से दूर ले गया। उनके पहुंचने पर आर्कड्यूक ने उसे धीरे से एक कुर्सी पर बिठाया और फिर उसके सामने घुटने टेक दिए। उसने उसे दिलासा देना शुरू किया, उसे यह आश्वासन देते हुए कि अब वह आराम कर सकती है और अपनी आंखें खोल सकती है। अब डरने की कोई बात नहीं थी। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और उसकी आस्तीन से लिपट गई। सीजर को उसकी भावनात्मक स्थिति के बारे में चिंता महसूस हुई, क्योंकि वह पूरी तरह से भ्रमित लग रही थी। फिर भी उसने किसी भी गुस्से को दबाने का फैसला किया और अपनी प्रिय को दिलासा देने में लगा रहा। उसने लड़की को गले लगा लिया, यह घोषणा करते हुए कि उसके साथ वह अब सुरक्षित थी और वह किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। अंत तक देखने के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। मंगा केवल कहानियों से बढ़कर है। यह उन साझा भावनाओं का प्रतीक है जिन्हें हम सामूहिक रूप से अनुभव करते हैं। कृपया सदस्यता लें और एक लाइक छोड़ें, और कृपया टिप्पणियों अनुभाग में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। आपके योगदान इस चैनल को जीवंत करते हैं। प्रत्येक संदेश हमें एक विनम्र समुदाय विकसित करने में मदद करता है, जहां हम भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और पात्रों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों का